लास्ट क्लास वाली पीपीटी मैंने बोला तो था, लेकिन अभी पोर्टल पे अपलोड कर दिए, ठीक है। तो वहाँ जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसके साथ मिल जाएगी तुम्हें। और शीशपाल इनके ना टेलीग्राम पे भी डाल दे सभी लोगों के, ठीक है। दीपक तुमने तो लास्ट लास्ट में क्लासेस बहुत मिस करी ना मेरी, ऑनलाइन ऑफलाइन में, ऑफलाइन में मिस करी हुई है। तुम भी बड़े दिनों बाद दिखे मेरे को। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए पहले हम इसको ब्रॉडली समझ लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, है ना, एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से। और फिर इसका एप्लीकेशन समझ लेंगे। जैसे जितनी भी अलाइड एक्टिविटी है इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमी को और ज्यादा या फार्मर्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, कि जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर आत्मनिर्भर हैं वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर पाए। क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ा मुद्दा है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्लाइमेट डिपेंडेंट है। क्योंकि वो क्लाइमेट डिपेंडेंट है और क्लाइमेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि कई बार ड्राउट ईयर आ रहे हैं या एक्सेसिव रेनफॉल आ रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, कोल्ड वेव्स आ रही हैं, इन सब से एग्रीकल्चर बहुत इंपैक्ट होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर इनसे इंपैक्ट होता है तो फार्मर के ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अब हिमाचल प्रदेश या इंडिया एट लार्ज एग्रीगेरियन स्टेट है। अगर इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखेंगे तो वो कहते हैं कि 46% के आसपास फार्मर लोग अभी भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी में है। हिमाचल में ये संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो एटलीस्ट फार्मर को कुशन देने के लिए हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री या फॉरेस्ट्री एक ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जो एग्रीकल्चर के साथ साथ सप्लीमेंट करेगी उनकी इनकम को और डाइवर्सिफाई भी करेगी, कि कभी अगर एग्रीकल्चर में कुछ हो भी जाता है तो एटलीस्ट उनके पास कुछ कुशन हो, थोड़ा बहुत पैसा वो किसी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से कमा पाए। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव से एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री को देखा जाता है। इसी के साथ साथ इसको इंक्लूस ऑडिबल है, एक बार ऑनलाइन मेरे को बता दीजिए, आंचल, अभय, ठीक है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव से हम एग्रीकल्चर को देखते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री में प्राइमरली हिमाचल के अंदर बहुत सारे, जैसे हमने जब एग्रीकल्चर किया था तो एग्रीकल्चर में हमने देखा था तकरीबन 90% के आसपास फार्मर, 89% फार्मर जो है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर जमीन 2 हेक्टेयर से कम है तो इकोनॉमिकली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है, एग्रीकल्चर उनके लिए इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, पैसा नहीं कमा पाएंगे ज्यादा। तो उनको भी अपनी इनकम को ऑगमेंट करने का, इजाफा करने के लिए एक तरीका है एनिमल हस्बेंड्री, कि उनकी थोड़ी बहुत इनकम डाइवर्सिफाई भी होगी और सप्लीमेंट भी हो जाएगी। इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री की तरफ हम लोग देखते हैं। तो इन सारे ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में हम एनिमल हस्बेंड्री को समझेंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे भी मैंने पढ़ा, पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड्री के लिए, उनकी भी कुछ फाइंडिंग्स है, उसको भी मैंने लिखा। उसमें बहुत अच्छे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए जो हमारे आंसर को एनरिच करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फूड एंड मटेरियल। तो उन कीवर्ड्स को भी हम लोगों ने पिक कर लिया है। तो एनिमल हस्बेंड्री के साथ कुछ एक कीवर्ड्स हम एसोसिएट करेंगे कि ये कैसे कैसे हेल्प आउट करता है इकोनॉमिकली या फार्मर के लेवल पे, उसको लिख लेंगे। और हमारे लेवल है एज अ एंड कंज्यूमर, हम लोग जो शहरों में बैठे हुए, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये एनिमल हस्बेंड्री दे रहा है मल्टीपल लेवल पे, चाहे मीट है, एग है या मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट है। तो ये सब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए या प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर को देखती है, राइट। तो इन सब ब्रॉड लाइट में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइफ स्टॉक सेंसस किया था। लाइफ स्टॉक सेंसस का मतलब है कि उन्होंने जनगणना, जैसे हम लोग इंसानों के लिए करते हैं ऐसे जानवरों के लिए उन्होंने गणना करी, और उसमें उनकी कुछ फाइंडिंग्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसमें सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक है, कौन सा स्टेट है जिसमें कैटल ज्यादा है, कौन सा स्टेट है जिसमें बफेलो ज्यादा है। तो इस तरह के कुछ एक डेटा है, उसके ग्राफ्स हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाले गए, वो भी हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इसके साथ एड ऑन किए गए। उसी ब्रॉड लाइट में हिमाचल की सरकार ने भी अपने इनिशिएटिव को मोल्ड किया है। जनरली एनिमल हस्बेंड्री के लिए जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, क्योंकि अगर इससे गवर्नमेंट कुछ पैसा कमा रही है और कई सारे लोगों की लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, तो गवर्नमेंट भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। पर्टिकुलरली जैसे हम लोग बोलते हैं जो डेयरी इंडस्ट्री है, इसके लिए इकोनॉमी में एक हम लोग टर्म यूज करते हैं, इट कुड बी द सनराइज इंडस्ट्री फॉर हिमाचल। आप ये वर्ड यूज कर सकते हो फॉर डेयरी एंड फिशरी। डेयरी सनराइज इंडस्ट्री जैसे हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, जिसमें पोटेंशियल है फ्यूचर का, तो डेयरी और फिशरी हिमाचल के लिए सनराइज इंडस्ट्री हो सकती है। क्योंकि फिशरी में तो जनरली अभी हम देखेंगे भी 9% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले कुछ वर्षों में, जो कि अच्छी है, बाकी सारे सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ है। डेयरी के अंदर अभी उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इन फ्यूचर इसमें ग्रो करेगी, क्योंकि डेयरी की ग्रोथ को बढ़ाना टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर पैसा और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अपना बेसिक इंफ्रा इसका बना लिया है,
अब वो ग्रोथ देखने को हमें 1-2 सालों के बाद देखनी शुरू हो जाएगी। तो ये दो इंडस्ट्रीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को देखते हुए एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं गवर्नमेंट हिमाचल के लिए। और पर्टिकुलरली एक वर्ड इसके साथ गवर्नमेंट यूज करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हिमाचल जैसा स्टेट इन फ्यूचर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की राह पर ही जा सकता है। जैसे आज नहीं, आज से 4-5 साल बाद जब गवर्नमेंट और चीजें थोड़ा सा ठीक से कनेक्ट करना शुरू करेगी, प्राइमरली स्टेट गवर्नमेंट, तो हिमाचल ऐसा स्टेट है जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट की ही अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहां पे प्रमोट होता है जहां पे स्कैटर्ड और रूरल सेटलमेंट है। ये हमेशा स्कैटर्ड एंड रूरल सेटलमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा अच्छा साधन होता है। और ऐसी जगहों पे जहां पे अर्बनाइजेशन के स्कोप बहुत कम है, अर्बनाइजेशन का स्कोप हिमाचल में बहुत कम है, फ्यूचर स्कोप नहीं है ज्यादा। अर्बनाइजेशन का स्कोप कम होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, कि अपने लिए लोगों को काम करना पड़ेगा और अपने एरिया में रह के काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के, जिस तरह के हिमाचल की सोशियो जोग्राफिकल कंडीशन है, वहां पे यहाँ ये इस प्रकार की इंडस्ट्री जो डेयरी और फिशरी है वो काफी ज्यादा लाभदायक होगी, राइट। तो इन लाइट्स में हम चीजों को पढ़ेंगे। अब इसी में आपने हिमाचल गवर्नमेंट की फिशरी डिपार्टमेंट या एनिमल हस्बेंड्री एक डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट को गो थ्रू करना है, उसी का स्नाइपेट मैंने यहाँ पे लगाया है। सर्वे ने भी जो डेटा पिक किए हैं इन्हीं की वेबसाइट से पिक किए हैं, ये अपडेट करते हैं, सर्वे यहीं से ही जनरली डेटा को पिक करेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उससे कुछ एक स्नाइपेट निकाले हुए थे मैंने, जो सर्वे ने हाईलाइट किए हुए थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है। तो उन्होंने बोला कि जैसे लाइफ स्टॉक सेक्टर को किस तरह से देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने क्रॉप सेक्टर को या एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की पैसे को इजाफा करने के लिए ये सारे काम करने की, ऑगमेंट क्रॉप है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रही है, जो गवर्नमेंट अभी अपने लिए कुछ एक टारगेट्स रख रही है, वो सारे टारगेट है। प्राइस सपोर्ट करना है, इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंप्रूव मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद एनहेंस क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल होता है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये सारे काम हम लोगों ने करने हैं। तो गवर्नमेंट इसी के ऊपर अभी काम कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब कुछ हम लोग करेंगे अभी क्लास के अंदर, राइट। अब इसी में हम लोग देख रहे हैं कि एक नई मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, साहकार से समृद्धि की ओर। साहकार का मतलब है कॉपरेटिव को प्रमोट करिए। हिमाचल के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है हिम फेड करके ना, जो हिम मिल्क फेड करके, एचपी मिल्क फेड फेडरेशन, जो कि कॉपरेशन, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग प्रकार के कॉर्पोरेटिव्स को, कॉपरेटिव फार्मिंग जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, क्योंकि इस देश में लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, एक व्यक्ति के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो रिसोर्सेज को पूल करने का तरीका होता है कॉपरेटिव, कॉपरेशन से शब्द है। इसी कॉपरेटिव को लूज लेवल पे लोग कॉपरेटिव्स बनाते हैं, लेकिन जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या करेगी, इन कॉपरेटिव के ऊपर अपनी कॉपरेटिव बना लेगी, ताकि जैसे अगर लेट सपोज एक अमूल मॉडल है गुजरात के अंदर, आनंदा विलेज में ये अप्लाई करके देखा था वर्गीस कुरीन ने, तो उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स ने कॉपरेटिव बनाई थी, जैसे 10 फार्मर ने मिलके टारगेट ले लिया कि हम 100 kg ऑफ मिल्क आपको दे सकते हैं, तो जो बड़ी कॉपरेटिव होगी, जो गवर्नमेंट की कॉपरेटिव है, जैसे आनंद या अमूल है, ये एक एक फार्मर से जाके बात नहीं करेगी, इसके अंडर मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी और ये एक बड़ी फेडरेशन होगी। तो ये डील करेगी एक विलेज के लेवल पे, कि एक विलेज से बोलेगी कि आपका विलेज हमें गारंटी करेगा 100 kg ऑफ मिल्क ऑन द डेली बेसिस। तो इस तरह से इसने 500 विलेजेस के साथ टाई अप किए होंगे। तो सेम हिमाचल गवर्नमेंट ने इस तरह की कोऑपरेटिव्स बनाई है। अब ये कोऑपरेटिव केवल हम मिल्क सेक्टर की बात करें, अब इसी कोऑपरेटिव में वूल सेक्टर भी आ गया, फिशरी सेक्टर भी आ गया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी आ गई। तो मल्टीपल कोऑपरेटिव्स जब बन जाएंगे तो स्टेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा जनरेट हो जाएगा, कि एटलीस्ट हर फार्मर किसी ना किसी प्रकार से, हर फार्मर या हर व्यक्ति, नॉट नेसेसरली कि फार्मिंग में एंगेज है, हर व्यक्ति किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक भाग होगा। जो यूरोप के अंदर है कि यूरोप में एक व्यक्ति मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट होता है। हो सकता है एक ही फार्मर एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा हो, वही फार्मर फिशरी भी कर रहा हो और किसी और प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने को एंगेज करता हो। तो इस तरह का जो है गवर्नमेंट अब पूरे पैन इंडिया लेवल पे भी देख रही है और हिमाचल की सरकार भी देख रही है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि स्कैटर्ड एंड रूरल सेटलमेंट है, जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोऑपरेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बनता है, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है यहाँ पे, राइट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, हिमाचल में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे, राइट। अब जैसे जो लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 में सरकार ने किया था, उसमें ये डेटा लिख लीजिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो तादाद है दैट इज कैटल, है ना, बेसिकली काउ जिसको हम बोलते हैं,
फॉलोड बाय बफेलो। इंडिया इज लार्जली अ काउ ड्रिवन कंट्री। बफेलो कल्चर बहुत लेट इंडिया के अंदर आया। अगर आप बफेलो मिल्क भी पीते हो, हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में ऐसा देश है जहां बफेलो मिल्क कंज्यूम होता है, नहीं तो बफेलो मिल्क दुनिया में नहीं कोई पीता, क्योंकि इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। काउ मिल्क इज क्लोज टू ह्यूमन मिल्क, तो वो इजी टू डाइजेस्ट है, इसलिए जनरली यूरोप में या अमेरिका के अंदर या बाकी नेशंस में काउ मिल्क कंज्यूम होता है। और बफेलो कल्चर भी इंडिया की कुछ नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ही है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा बफेलो कल्चर नहीं है, वहां काउ कल्चर है। देखिए जो हमारे सेमी एरिड एरिया हिमाचल में भी हैं, इसलिए उनके लिए भी जरूरी है। सेमी एरिड एरिया में एग्रीकल्चर बिल्कुल भी रिवॉर्डिंग नहीं है, वहां डेयरी फार्मिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप बड़े एनिमल्स को नहीं पाल सकते। कैटल और बफेलो मिल्क कंज्यूमिंग एंड फूड कंज्यूमिंग एनिमल्स, इनको नहीं पाल सकते, तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूजन लाने के लिए यही एक तरीका हो सकता था, शीप एंड गोट। तो जिनके पास इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो उनके लिए सरकार इन दो एनिमल्स को, इन दो के अराउंड इंडस्ट्रीज को डेवलप करेगी। राइट, अब इसी के अंदर एक डेटा है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, एक डेटा इसमें। अब इसी में स्टेट वाइज देखेंगे कि टोटल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पॉपुलेशन अगर देखेंगे, लाइफ स्टॉक में सब कुछ आ जाता है, कैमल, डंकी, पोल्ट्री, सारा इन्वॉल्व अगर कर ले, तो इसमें बस टॉप 3 लिखने। द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक इज इन उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। बस ये 3 स्टेट लिख लो। ओवरऑल लाइफ स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, ऑनलाइन आप लोगों को फॉन्ट साइज विजिबल है? अभिषेक, प्रियंका, श्रुति, फॉन्ट साइज विजिबल है आपको ये? अब इसी के अंदर कैटल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि कैटल पॉपुलेशन पहले यूपी में सबसे ज्यादा थी, अब आज की डेट में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, तो वेस्ट बंगाल, यूपी एंड मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन। राइट, बफेलो के अंदर यूपी विल लीड, यूपी, राजस्थान एंड गुजरात। अब ये हिमाचल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे, अब इन्होंने देखो कुछ एक वर्ड्स यूज किए हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पर्टिकुलरली, जैसे अब इकोनॉमिक सर्वे को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग जो अलग अलग पर्सपेक्टिव पिक करेंगे, एक फार्मर का पर्सपेक्टिव पिक करेंगे, एक इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव पिक करेंगे, और एक पर्सपेक्टिव पिक करेंगे हमारे लिए एंड कंज्यूमर। तो पूरे एनिमल हस्बेंड्री को देखा जाएगा तो एंड कंज्यूमर को एक तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल रही है प्राइमरली, अगर फिशरी को कंज्यूम किया जाए, मिल्क को कंज्यूम किया जाए तो प्रोटीन के टर्म्स में। दूसरा है अगर शीप्स को कंसिडर किया जाए तो हमें प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मिल रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो वूल एज अ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट्स प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये एंड कंज्यूमर को मिल रहा है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए आप इकोनॉमी का एक टर्म लिखिए जो केटर होता है हिडन हंगर, आप लोगों ने इकोनॉमी में शब्द पढ़ा होगा। क्या होता है हिडन हंगर? हाँ बच्चे बोलो जोर से। हाँ, है ना कि कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट कई बार मिसिंग है हमारे फूड के अंदर। राइट, तो हिडन हंगर को केटर करने के लिए हम लोगों के लिए काम आता है। फार्मर के एंड पे हम लोग देखते हैं, एक तो फार्मर को कुशन मिल रहा है, अब वर्ड क्या लिखेंगे फार्मर के एंड पे? इंप्रूविंग लाइवलीहुड्स, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, फॉस्टरिंग रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा ये रहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। एक और इसमें लिखिए सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर, सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। एक और इसमें पॉइंट लिखिए सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एज वेल, पर्टिकुलरली एनिमल हस्बेंड के साथ हम देखते हैं सपोर्ट्स एग्रीकल्चर। जैसे जो मैन्योर है वो खेतों में यूज होता है, जैसे फ्यूल इधर एक वर्ड यूज हुआ है, काव डंग को जनरली एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं, है ना, तो फ्यूल इसमें आ जाएगा। या जैसे जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर में फार्म पावर एक शब्द होता है। फार्म पावर का मतलब है कि एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें जो बहुत मैनुअली ड्रिवन है, उसमें हम लोग बुल्स को या बुलक को यूज कर रहे हैं फार्म पावर के लिए, अब उसको ट्रैक्टर से रिप्लेस कर दिया गया बस, है ना, तो इसलिए फार्मिंग में भी हेल्प करता है। तो ये सारे कुछ एक इनपुट्स हैं जो फार्मर्स को मिल रहे हैं। इकोनॉमी एज अ लार्ज, इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे हम गवर्नमेंट का स्टेक देखेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रही है कि गवर्नमेंट का टारगेट आज की डेट में क्या था, जो लास्ट 2012 का 5 ईयर प्लान था, उसके बाद तो प्लानिंग बंद हो गई थी, तो उसमें क्या था, इंक्लूसिवनेस के ऊपर बहुत योगदान दिया था। सस्टेनेबल ग्रोथ, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी ये जरूरी है। और जैसे एसडीजी गोल्स के बारे में मैं आप लोगों को बोलता था, तो एसडीजी गोल 1 है, जैसे रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी है ना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी गोल 2, तो उन सबको केटर करता है ये गवर्नमेंट के स्केल पे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसके साथ अटैच कर दो, तो जहां पर भी इंक्लूसिवनेस हो, पॉवर्टी है, हिडन हंगर है, वो सारी चीजें, राइट। तो ये 3 ब्रॉड हेड में ही सारी स्कीम अब हमारी देखने को मिलेगी। अब देखिए डेटा इसके अंदर मिल्क को लेकर डेटा है, जैसे अच्छा नेशनल डेटा भी लिख लो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। अर्लियर इट वाज यूएसए, फ्यू इयर्स बैक। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, बट पर कैपिटा कंजप्शन इज क्वाइट लो। और पर कैपिटा कंजप्शन यहां पे कहीं पे दे रखा होगा, लिखो अगर मैं ठीक डेटा याद कर पा रहा हूं, नियरली 447 ग्राम पर हेड पर डे पर हेड, 447 ग्राम पर डे पर हेड इज द पर कैपिटा कंजप्शन। ये कम है। तो हम मिल्क तो प्रोड्यूस कर रहे हैं काफी सारा, लेकिन वो हमारी जनसंख्या की 447 ग्राम, अभी एग्जैक्ट भी देख लेंगे, 447 ग्राम पर हेड पर डे मिल्क कंजप्शन है हमारी, ये कम है। जैसे हिमाचल के लिए इन्होंने अभी डेटा जो रिवाइज किया हुआ है लास्ट सर्वे से, कि हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इज 16.54 लाख टन। अब ये कौन सा डेटा है, ये इसमें वो डेटा है जो मिल्क फेडरेशन के पास, एचपी मिल्क फेडरेशन के पास जो मिल्क आ रहा है, और गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड मिल्क है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी इकोनॉमी इनफॉर्मली चल रही है, कि वो मिल्क जो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा, जो लोग डेली बेसिस पे खुद घरों में कंज्यूम कर रहे हैं, या गांव के लेवल पे हम लोग देखते हैं कि आपस में जो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो इसके अंदर रिकॉर्डेड नहीं है कभी भी, राइट। जो गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंचा है वो डेटा है। अच्छा, जो फार्मर के लिए लिखा था ना, उसमें एक वर्ड और यूज कर लो, इट इज अ सोर्स ऑफ कैश इनकम। एनिमल हस्बेंड्री इज अ सोर्स ऑफ कैश इनकम। ये ना डेली बेसिस पे कैश इनकम दे जाता है। और जो मैंने एक बार बोला था, अभी इसमें बोला था कि इट्स अ इंश्योरेंस अगेन द अनसर्टेनिटीज ऑफ क्लाइमेट और नेचर, जो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। ये इकोनॉमिक्स सॉरी लाइफ स्टॉक सेंसेक्स 2019 को ही सर्वे ने भी कोट किया है। ये कुछ एक इसके अंदर डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पूरे इंडिया का लाइफ स्टॉक है उसमें हिमाचल का जो शेयर है डेट इज 0.82%। ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। शेयर ऑफ लाइफ स्टॉक, शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन लाइफ स्टॉक इज 0.82%। अगर रैंक देखी जाए इट इज 20th, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे डेटा के ऊपर आ रहे हैं। पोल्ट्री वगैरह का मत लिखो क्योंकि ये और ज्यादा काफी बारीक हो जाएगा डेटा, लेकिन लाइफ स्टॉक के अंदर
पॉपुलेशन, टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज 44.13 लाख, ये वाला लिख लो। और इसके अंदर भी आगे भी हम एक पाई चार्ट देखेंगे। टोटल लाइफ स्टॉक में से जो सबसे ज्यादा शेयर है डेट इज ऑफ कैटल, गाय का शेयर सबसे ज्यादा, डेट इज 8.28 लाख। अच्छा, इंडिया के अंदर भी जो पूरी दुनिया की कैटल है उसका आई गेस 18% ऑफ द वर्ल्ड कैटल इज इन इंडिया। तो ये क्या होता है, जब हम लोग वाटर एज अ फूड भी पढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी ये बहुत ट्रबलसम है, क्योंकि इंडिया के पास पहले ही 2% जमीन है पूरी दुनिया की, जिसमें 18% लोग रह रहे हैं, उसमें भी पूरी दुनिया के 18% अगर कैटल भी रहेंगे तो आपके वहां वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा, राइट। एंड इंडिया इज हैविंग वर्ल्ड 50% ऑफ द बफेलोज। तो हमारे वहां ये जो लाइफ स्टॉक है इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होना भी, आपको उतना ही अनाज भी पैदा करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, है ना, और इनके लिए उतना ही पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे वाटर के ऊपर स्ट्रेस है। एक डेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में जो लाइफ स्टॉक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला डेटा है 6979 करोड़। ये लास्ट वाला डेटा भी मत लिखो, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश की जो मिल्क फेड है उसके अंदर तकरीबन 1100 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, नॉट फार्मर बट द सोसाइटीज। जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग विल गो हैंड इन हैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड कोऑपरेटिव। कि अगर बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो वो इंडिविजुअल फार्मर्स के साथ डील नहीं करेंगे, तो आपको बहुत कलेक्टिवली कोऑपरेटिव बनानी पड़ेगी जिनके साथ वो डील कर पाएंगे, राइट। अब यही लाइफ स्टॉक वाला, इस डेटा को अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में पाई चार्ट की फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट किया गया कि कैटल इज हैविंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अमंग ऑल दी लाइफ स्टॉक, दैट इज 18.28 लाख पॉपुलेशन, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे दी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज फ्रॉम 450 ग्राम टू, ये हिमाचल की कंजप्शन है 650 ग्राम पर डे, जो कि नेशनल एवरेज से ज्यादा है, 650 ग्राम पर डे। तो नॉट नेसेसरली डेटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ये भी आ सकता है कि हिमाचल इज हैविंग हायर मिल्क कंजप्शन एज कंपेयर टू नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज इज 427, जो हमने 447 लिखा था, इट इज 427। अब एग्रीकल्चर की तरह गवर्नमेंट इसमें भी दो शब्दों के ऊपर जो यहाँ पे लिखे भी हुए प्रयास करिए, डेट इज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर में भी यही कर रही है, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वाया प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाया प्रोडक्टिविटी मींस साइंटिफिकली चीजों को देखना है। तो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन वाया प्रोडक्टिविटी, ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉट नेसेसरली जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी थी उसमें प्रोडक्टिविटी ने उतना योगदान नहीं दिया था, हमने एरिया अंडर एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड किया हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इसलिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि वो इलाके जहां पहले खेती नहीं की जा रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, जैसे मैंने बताया भी था कि पठानकोट, रोपड़, होशियारपुर, ये वाली बेल्ट में पहले खेती नहीं होती थी, बहुत बाद में खेती शुरू हुई है। ऐसे ही उत्तराखंड की जो तराई बेल्ट उसमें भी बहुत बाद में खेती शुरू हुई है। तो ऐसे कुछ इलाके जहां पे पहले खेती नहीं होती थी, सेम गोज फॉर राजस्थान। राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट आया है उसी के बाद राजस्थान के इस पर्टिकुलर हिस्से में खेती शुरू हुई है। तो इरिगेशन फैसिलिटी देने की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरिया के अंदर खेती करना शुरू किया 1960 और 70 के दशक में। उसी से जैसे पंजाब की जो लोअर बेल्ट है जिसको मालवा बेल्ट बोलते हैं, जो कि प्राइमरली सेमी एरिड एरिया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, और वहां पे क्योंकि हमने कैनाल इरिगेशन दिया तो खेती करनी शुरू हुई ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। उससे पहले मालवा बेल्ट जैसे अबोर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पहले खेती नहीं होती थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुई। तो उस टाइम पे जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ाई है वो नॉट नेसेसरली प्रोडक्टिविटी की वजह से बढ़ाई है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर ऐसा मानते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते पहले जैसी तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी ही रहती, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ये जनरली कॉमर्शियल ड्रिवन इंटरेस्ट है यूएसए के। वो कहते हैं कि बस हमने जो प्रोडक्शन बढ़ाई है दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एरिया। अब यहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शन है,
कि हम ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज्यादा गाय और ज्यादा भैंस पालने लगे या पर काउ हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो गवर्नमेंट दोनों चीजों को देख रही है कि लोग ज्यादा कैटल भी रखें लेकिन प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए वी आर लुकिंग फॉर प्रोडक्शन वाया प्रोडक्टिविटी। तो अब इसी को करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मल्टीपल लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। जैसे अभी तो ये एक सिंपल डेटा है, इस डेटा को अभी रिसेंट वाला लिख लो कि टोटल मिल्क प्रोडक्शन में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का कितना योगदान है। तो प्राइमरीली ये हर स्टेट का अलग होगा डेटा। हिमाचल में क्योंकि काऊ की जनसंख्या ज्यादा है तो मिल्क प्रोडक्शन में 70% योगदान काऊ मिल्क का रहेगा, फॉलोड बाय बफेलो मिल्क एंड फॉलोड बाय गोट। तो 70, 27 एंड 3 ये रेशियो जो है रहेगा। अब इसी में देखो, अगर गवर्नमेंट ने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो कितने सारे लेवल पे काम हमें करना पड़ता है एज ए गवर्नमेंट को। देखो मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको ब्रीडिंग ऑफ एनिमल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल का मतलब है कि आपको बेस्ट क्वालिटी ब्रीड यूज करनी पड़ेगी जिनकी बाय डिफॉल्ट ही प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। तो ब्रीडिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क है। अब इसी के अंदर गवर्नमेंट को ऐसे सेंटर्स खोलने पड़ते हैं जिसमें लगातार ये रिसर्च करी जाती है कि कौन से बेस्ट, जैसे हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाने के लिए लगातार लैब में रिसर्च करते हैं, तो ऐसे ही ब्रीडिंग में लगातार रिसर्च वर्क है, तो R&D इन्वॉल्व है इसके अंदर। अच्छा, एक बार हमारे पास बेस्ट ब्रीड बन गई है, उन ब्रीड को पॉपुलर करना दूसरा टास्क होता है। इनको पॉपुलर करके फार्मर्स तक पहुंचाना ये भी एक अपने आप में टास्क होता है। अब इन्हीं एनिमल्स को कोई डिजीज ना लग जाए तो गवर्नमेंट को सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डिजीज कंट्रोल। इसी के लिए अगर आप देखोगे वेटनरी डॉक्टर्स, इसलिए हिमाचल में भी हम देखेंगे कितनी ज्यादा वेटनरी क्लिनिक्स बनी है। तो जितने भी जैसे हरियाणा के अंदर इसकी वेटनरी क्लिनिक की डेंसिटी और ज्यादा है क्योंकि हरियाणा, पंजाब, यूपी ये इंडिया की मिल्क बेल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इस पार्ट को, क्योंकि जितना ज्यादा एनिमल बीमार रहेगा उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क विल गो डाउन। तो इसीलिए डिजीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एनिमल्स की। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को योगदान देना पड़ता है। फिर डिजीज के साथ साथ इनके फीड के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है कि जितना अच्छी क्वालिटी का ये फीड खाएंगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक तो ये सारा काम गवर्नमेंट के एंड पे होगा। अब केवल इतने से पर्याप्त नहीं है कि मिल्क प्रोड्यूस हो गया, वो मिल्क एंड कंज्यूमर हम तक नहीं पहुंचा अगर, तो भी ये सब कुछ किया हुआ वेस्ट है। तो ये काम गवर्नमेंट कर रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये वाला पार्ट। लेकिन ये प्रोडक्शन अभी विलेज लेवल के ऊपर है, आप समझो। अब हम तक पहुंचाने के लिए प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व। और हिमाचल जैसे स्टेट में जहां पे स्कैटर्ड प्राइमरी सेटलमेंट है, वहां पे आपको मिल्क पहुंचाना है दूर दूर तक या मिल्क एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स पहुंचाने, तो उसके लिए प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। यही प्रोसेसिंग इज बेसिकली इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इज इंडस्ट्री। अब इसी में लॉजिस्टिक होते हैं। लॉजिस्टिक का मतलब है सप्लाई चेन को मैनेज करना पड़ता है। मिल्क कलेक्शन, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एक डिफरेंट ही सेटअप है और इसके लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए। फार्मर ये काम नहीं करेगा। तो जो मिल्क फेड है, एचपी मिल्क फेड, वो ये वाले टास्क को मैनेज करती है कि वो फार्मर से मिल्क को कलेक्ट करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और बेचेगी लोगों तक, राइट। ये वाला टास्क जो है ये गवर्नमेंट करती है फिर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने का। अब ये चीज ये मॉडल हर जगह ट्रू है। जैसे अगर वूल प्रोडक्शन बढ़ानी है तो गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी कि शीप की ब्रीडिंग के ऊपर काम करेगी, फिर उनकी डिजीज के ऊपर काम करेगी और शीप को किस तरह का चारा चाहिए या जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम करेगी। सेम गोज फॉर गोट, सेम गोज फॉर पोल्ट्री। तो ये सारा काम गवर्नमेंट करके देगी।
राइट। और उनको भी प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रकार की फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई है। तो इसको लिख लीजिए कोऑपरेटिव फेडरेशन। कोऑपरेटिव फेडरेशन का मतलब है जो सरकारी है। फेडरेशन एक बड़ी कंपनी है, इसके अंदर मल्टीपल सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। सोसाइटीज किसान बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये किसान बनाएंगे। 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 100 लोगों ने, 300 लोगों ने बना ली, तो मल्टीपल सोसाइटीज होंगी। राइट। सोसाइटी को इसमें क्या फायदा है कि उनका आउटपुट सिक्योर रहता है। उनको पता है कि इतनी आउटपुट देनी है, इतना मिल्क उनका डेली बेसिस पे कंज्यूम होगा, तो वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उनको लगता है कि आज अगर जैसे कर गांव के लेवल पे किसान देखा जाए, अगर ये डिमांड सप्लाई के चेन्स या लिंक्स नहीं बने होंगे तो उसको लगेगा कि मेरे पास 4 बफेलो हैं, इन 4 बफेलो से 40 केजी ऑफ डेली मिल्क की प्रोडक्शन है। उसको लगता है कि इस गांव में 40 केजी की कंजप्शन है, अगर मैं 5 बफेलो भी रख लेता हूं तो वो एक्स्ट्रा मिल्क कंज्यूम नहीं होगा। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको पता है कि आउटपुट हमेशा डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, शहरों में खपत है और कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है वो हमेशा ज्यादा मिल्क की डिमांड कर रही है, किसान ही कम सप्लाई कर पा रहा है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, इस पे काम करेंगे कि वो अपनी आउटपुट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि मल्टीपल एनिमल्स को ऐड करते चले जाएंगे। ये उनके बिजनेस के लिए भी बेनिफिशियल है। राइट। तो इससे उनका आउटपुट सिक्योर हो जाता है। जब उनका आउटपुट सिक्योर होगा तो वो हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले डरेगा नहीं अपने बिजनेस में, जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं। तो अभी किसान कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आउटपुट सिक्योर नहीं है। ये खेती में भी यही होता है कि एश्योर्ड आपको रिटर्न्स नहीं पता कि आप अगर टोमेटो लगा रहे हो, पोटैटो लगा रहे हो, मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि थ्रो अवे प्राइसेस में बेचना पड़ जाता है लास्ट में, क्योंकि आउटपुट सिक्योर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसी चीज को सिक्योर करके देता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब किसानों और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि आप डेली बेसिस पे मिल्क दोगे और मिल्क की जो हम कॉस्ट है वो 40 रुपीज पर केजी, 45, 50 जो भी उनका तय हुआ है उतने पे देंगे, चाहे बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी उसे 70 रुपए में बेचे, क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन इन्वॉल्व है ऑलरेडी उसके अंदर। राइट। लेकिन किसान को 45 सिक्योर मिल रहा है, तो उसके लिए एक सिक्योर्ड इनकम यहां से बनती है। राइट। तो इसलिए ये मॉडल बहुत जरूरी है और हर प्रकार के अलाइड एक्टिविटी के अंदर ये फिट इन होता हुआ दिखता है। राइट। तो इस तरह से गवर्नमेंट मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अब इसी के लिए जैसे गवर्नमेंट ने एक डेटा लिखो इसी के अंदर कि लाइव स्टॉक रियरिंग अपने आप में 10% ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी है, 10%, एंड 1.3% ऑफ द टोटल स्टेट वैल्यू एडेड, दैट इज नियरली स्टेट जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर इसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये माइक्रो डेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस इसका सपोर्ट करने के लिए ये चार्ट लगाया हुआ, गवर्नमेंट ने ही लिखा था ये। अब देखिए ग्रोथ रेट, देखिए जो इंपॉर्टेंट है, एवरेज ग्रोथ रेट इज 6.7% एज कंपेयर टू 3.6% इन द क्रॉप सेक्टर। यहां से कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे आपने पॉवर्टीज पढ़ी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और ये सारी चीजें, तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है विद द, और इसी के साथ आता है अनइंक्लूसिव ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट बट द ग्रोथ। ये सेंट्रल लेवल पे देखिए इसका क्या डेटा था, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद कंट्री में कई सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हुई है। अर्जुन को बोलो पानी दे देगा, बॉटल और ग्लास दोनों देगा। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म हुए तो इंडिया में अभी तक जो इकोनॉमी थी हमारी 1991 से पहले, वो प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जो इजाफा भी हो रहा था और ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर चल रहे थे, 70s 80s, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के दौर थे। 91 में रिफॉर्म हुआ तो 91 तक का जो हमारा डेटा है वो 89 90 तक का डेटा है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर में ग्रोथ होती हुई दिख रही बहुत तेजी से।
क्योंकि बाकी के सारे सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम तक जैसे हम लोग बोलते हैं लाइसेंसी राज था और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर था नहीं। और गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज 1960-80 के दशक तक आते आते सिक कंपनीज हो गई थी, एसआईसी के बीमार इंडस्ट्रीज हो गई थी, क्योंकि ग्रो नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को बेचनी पड़ रही थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर रहा, आपका सर्विस इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, आपका केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि सारा इम्पिटस गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के ऊपर आया हुआ था। 91 के रिफॉर्म के बाद हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करी। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब है अपने नजरिए बदले, अलग अलग सेक्टर को अलग अलग तरीके से फोकस किया। प्राइमरीली हमने देखा कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा था। 91 के साथ प्रॉब्लम क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट के पास पैसा ना होना वाज द मेजर इशू। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमने देखा क्योंकि कंपनी नहीं खुल रही, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो यूथ एंगेज नहीं हो पा रहा। यूथ एंगेज नहीं हो रहा, कंपनी नहीं खुलेगी तो गवर्नमेंट की आमदनी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स एंड द इनकम टैक्स, और साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन आज की डेट में हम देखते हैं, ये तीन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अगर किसी कंपनी में प्रोडक्ट बढ़नेगा तो जीएसटी देना पड़ेगा उसके ऊपर, जीएसटी से गवर्नमेंट की इधर पे ये सारा लेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा या सर्विस इंडस्ट्री चलेगी उसमें जीएसटी कलेक्शन होगा। दूसरी बात कि अगर जीएसटी कलेक्शन होगा, लोग रोजगार जिनको पैसा मिल रहा है उनको इनकम टैक्स भी देंगे, कंपनी भी पैसा कमाएगी तो कॉर्पोरेट टैक्स भी देगी। तो बेसिकली द प्रॉब्लम वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया या लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इसको हमने ठीक कर दिया एलपीजी रिफॉर्म में। साथ ही साथ हमने इंडिया के अंदर 91 तक आते आते लिटरेसी रेट बढ़ गया था। अब लिटरेसी रेट और इंडियन जो माइंड है वो वर्ल्ड के बेस्ट माइंड में आता था। उससे क्या हुआ, हमने मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं किया, हमने सर्विस इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा सेक्टर होता है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। 91 तक आपने लॉस तो लिबरेट कर दिए, लेकिन पैसा ही नहीं था कैपिटलिस्ट के पास, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रो नहीं किया। सर्विस इंडस्ट्री हमेशा लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट मांगती है, उसमें क्या होता है कि जल्दी वो इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है, और इंडियन बेस्ट माइंड माने जा रहे थे, तो हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाया। अभी भी हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ग्लोबली बेस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर। जिस लेवल का डिजिटलाइजेशन हम अचीव कर चुके हैं, ये शायद यूरोप यूएस से अगले 20-30 सालों में पहुंचेंगे वहां तक कि हम लोगों के पास यूपीआई है। यूपीआई पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया में चलता है और कहीं नहीं चलता है। जिस लेवल के डिजिटलाइजेशन, गवर्नमेंट वेबसाइट, एप्स, इंडिया में इतनी एप्स बनी है, बाहर इतनी ऐप का कल्चर नहीं है। तो इंडिया उस डिजिटलाइजेशन को में आगे निकल गया क्योंकि आईटी बहुत अच्छा था हमारा। यही आईटी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया 90s के दौर में। उससे क्या हुआ, जब बाकी के सेक्टर के अंदर देखा गया, इंक्लूसिव ग्रोथ टर्म बहुत लेट आया गवर्नमेंट का, 90s के बाद आया, ये 2000 के बाद। इवन 2012 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सबसे पहले इंक्लूसिव ग्रोथ जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया, पहले नहीं किया जाता था। मींस जब 1991 के रिफॉर्म हुए तो कुछ सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर गए, प्राइमरली सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर जैसे बैंकिंग, जैसे आईटी सॉल्यूशन, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर बूम करते हैं। उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ पहले बाकियों के कंपैरेटिवली 8% दिखती थी, अब वो बाकियों के कंपैरेटिवली बस 4% रह गई, और इकोनॉमी ग्रो कर दी 12% से। मनमोहन सिंह के टाइम पे 10%, 12% वाज द ग्रोथ रेट। मींस आपकी इनकम 10% से ग्रो कर रही है, लेकिन फार्मर की इनकम 4% से ग्रोथ कर रही है। 1-2 साल में ये डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन अगर 10 साल तक ये विजिबल डिफरेंस दिखा तो आपकी इनकम हो जाएगी 100 की 200 और फार्मर रह जाएगा 120 के ऊपर। तब कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो टाइम के साथ एग्रीकल्चर 1991 के बाद पिछड़ा है, 1991 तक ग्रोथ आई है, उसके बाद नहीं डेवलप हो पाया। सारा जो शिफ्ट है गवर्नमेंट का वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ओरिएंटेड हो गया। अब ये शिफ्ट गवर्नमेंट की क्या गलती रही, अब गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट करती उतना ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रो होता। लेकिन 91 के बाद गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट नहीं किया, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं किया, मार्केट के साथ लिंक नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट और कोऑपरेटिव फार्मिंग को सपोर्ट नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी वहीं खड़ा जहां 91 के ऊपर खड़ा। तो जिसकी वजह से यहां पर भी देखने को मिलता है कि क्रॉप सेक्टर के अंदर ग्रोथ इज जस्ट 3.6%, कुछ भी नहीं है। अगर आज भी आपकी इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है, आप समझिए कि महंगाई, इन्फ्लेशन पढ़ चुके हो, इन्फ्लेशन सीपीआई भी आज की डेट में 6% है ना, डब्ल्यूपीआई 6% है, सीपीआई 8% है। तो अगर महंगाई 8% है और किसान की इनकम केवल 3.5% से बढ़ रही है, तो किसान समय के साथ गरीब हो रहा रहता देन कि वो स्टैग्नेंट भी हो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कुछ ही सेक्टर हैं जो बाकी के सेक्टर के कंपैरेटिवली ग्रो कर पा रहे हैं, लाइफ स्टॉक इज वन ऑफ देम। फिशरी का ग्रोथ 9% आएगा, राइट। तो उस एंगल से इसको देखना है कि इसलिए ये सनराइज इंडस्ट्री है, प्रॉमिसिंग है।
और अगर इस पे काम किया जाए तो ये लाइवलीहुड जनरेटिंग बनेगी। अब इसी के लिए जैसे अभी हमने चीज लिखी, इसी के लिए गवर्नमेंट अब मल्टीपल इनिशिएटिव लेगी। जैसे अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके लिए देखिए गवर्नमेंट एनिमल हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर काम करेगी, कैटल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी, ब्रीडिंग, चाहे अगर शीप वूल की प्रोडक्शन बढ़ानी तो शीप ब्रीडिंग, पोल्ट्री ब्रीडिंग, इनके ऊपर काम करेगी, उनके चारे के ऊपर काम करेगी। हेल्थ ठीक रखनी है तो वेटनरी एजुकेशन देनी पड़ेगी, और टाइम टाइम पे सेंसेक्स कंडक्ट करने पड़ेंगे ताकि गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को एसेस कर सके। असेसमेंट भी तो करनी गवर्नमेंट को कि कोई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट 10 साल में सेंसेक्स करती है, 2019 में लास्ट हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट हर साल, इन्होंने एक फिनोमिना बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ये उनका अपना डिसीजन था कि हर साल लाइफ स्टॉक सेंसस किया करेंगे, तो उनके पास अलग डेटा है ताकि अपनी असेसमेंट को साथ साथ देख पाए। 10 साल इज अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, तब तक आपको रियल पिक्चर नहीं दिखेगी। जैसे अगर आप देखोगे मिल्क प्रोडक्शन बहुत लंबे समय तक उतनी है हिमाचल के अंदर क्योंकि टाइम से असेसमेंट नहीं हो रही थी। तो इस और मिल्क प्रोडक्शन इसलिए भी बढ़नी चाहिए क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर मिल्क प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ मिल्क विल डिक्रीज फिनोमिनली। उससे फिर अगली प्रॉब्लम आएगी हिडन हंगर, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वो सब क्यों हार्मफुल है? क्योंकि वो आपके HDI इंडेक्स को कम कर देगा। अगर यूथ के अंदर हेल्थ भी एक पैरामीटर है ना HDI इंडेक्स में, तो यहां पे हेल्थ को इंपैक्ट करेगा, HDI इंडेक्स की रैंकिंग नीचे आएगी। साथ ही साथ HDI इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आपका यूथ अगर माल न्यूट्रिशन है तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए 2-3 ही चीजें चाहिए, एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप होता है। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 चीजें डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने में हेल्प करती है। तो इसलिए ये सारी चीजें फिर इनके साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। अब इसी के अंदर देखिए जो मैंने वेटनरी के लिए बोला था कि गवर्नमेंट इसलिए वेटनरी के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करी है कि वी आर हैविंग 1762 वेटनरी डिस्पेंसरी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरे गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वेटनरी का। जैसे हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है, स्टेट लेवल के हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, फिर स्टेट हॉस्पिटल आता है, राइट। इसमें सारा डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे नीचे वाला डेटा कहीं कोट करने के लिए या इंटरव्यू में कहीं बोलने के लिए आपके पास एक डेटा रेफरेंस के लिए होगा, तो वेटनरी डिस्पेंसरी 1762 ये इंपॉर्टेंट है बस, राइट। अब जैसे मिल्क वाला आगे आएगा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है। तो शीप ब्रीडिंग के लिए गवर्नमेंट ने काम किया। अब शीप ब्रीडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि जनरली शीप के ऊपर डिपेंडेंसी उन्हीं लोगों की है जहां पे सेमी एरिड एरिया है। हिमाचल में काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जो सेमी एरिड है, लाहौल स्पीति, चंबा की पांगी वैली, इन सारे एरियाज में, वहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है। इसलिए पर्टिकुलरली कुछ जगहों पे शीप ब्रीडिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है। वो कुछ जगहों के नाम लिखे हुए, इनको बाद में आराम से आप लोग लिख लेना। हाँ, और उसी के साथ साथ 2 स्कीम जो है अब लाइफ स्टॉक सेक्टर में जो स्कीम लॉन्च करी है ये रिसेंट ही स्कीम है, ज्यादा पुरानी नहीं है। अब देखो स्कीम फॉर जनरल BPL फैमिली। अब BPL फैमिली के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, क्योंकि पर लैंड अवेलेबिलिटी कम है, तो इसके लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है काउ प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसको जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, राशन जो उसका फिक्स होता है उसके ऊपर। अब इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमने 15,761 फैमिलीज को सपोर्ट किया इस स्कीम के तहत। ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन और उन लोगों की लाइवलीहुड को सस्टेन करना, क्योंकि जितनी ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगी उन लोगों का उतना ज्यादा पैसा बनेगा। ये पहले की लॉन्च स्कीम है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि अगर वो कैटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख रहे हैं और मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा ले रहे हैं किसी कैटल से 15 लीटर पर डे, तो उनको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपनी कैटल हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये 2 स्कीम के नाम लिख लो। अगर कभी एग्जैक्टली 4 नंबर में पूछा जाता है कि लाइफ स्टॉक के लिए गवर्नमेंट के पास क्या स्कीम है, तो ये केवल अभी किसानों के लिए है जो लाइफ स्टॉक में ओनर को हेल्प करेगी। राइट, पोल्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने 2 तरह की स्कीम निकाली है।
पोल्ट्री में गवर्नमेंट चाहती है कि जिन लोगों की आय कम है वो लोग पोल्ट्री को पालें, साथ में बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स भी बनाने हैं, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्शन में पोल्ट्री फार्म ज्यादा योगदान देंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग नेचर की स्कीम है। जो पर्सन ओरिएंटेड है, गरीब आदमी के लिए है, वो बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट है, जिसमें गवर्नमेंट जो है स्मॉल चिकन प्रोवाइड करेगी उन लोगों को, ताकि वो उसको रियर करें और बाद में मार्केट में बेच पाए। तो इसमें गवर्नमेंट कहती है कि तकरीबन हमने 8000 बेनिफिशरीज को हेल्प आउट किया इस स्कीम के तहत। जो पैसा खर्च होता है, जैसे गवर्नमेंट कहती है इस स्कीम को हमने 100 करोड़ दे दिए, वो 100 करोड़ गवर्नमेंट ने खर्च किए पोल्ट्री रियरिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फ्री में दे दी वो जाके पोल्ट्री आगे किसी को, लेकिन उसकी रियरिंग में जो खर्चा आया वो खर्चा गवर्नमेंट इसको काउंट करती है। तो इस तरह से स्कीम के अंदर पैसा डाला जाता है। ये प्राइमरीली क्यों है? इंक्लूसिवनेस के लिए, ये केवल इंक्लूसिवनेस को लाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इन लोगों की भी जो है आमदनी चल सके। अब बेनिफिशियरीज इसके अंदर जनरली किस तरह के रखे जाएंगे कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कोई बीपीएल फैमिली है जिसके पास लैंड नहीं है और वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कुछ और, तो उसको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से किया जाएगा। ऐसे ही हिम कुक्कुट पालन योजना, ये आया हुआ सवाल है एक बार हिमाचल के अंदर ही। इसके अंदर गवर्नमेंट बड़े पोल्ट्री फार्म को सपोर्ट करती है, क्योंकि ओवरऑल जो मीट प्रोडक्शन है उनमें इनका योगदान ज्यादा होता है। अब इसी से कई सारे प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाता है। राइट, ऐसे ही एक मिशन का नाम लिखा था, इसको मैंने डिटेल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये लिख लो, ये बड़ा मिशन था। इसमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना था। बस इसका नाम लिख के छोड़ दो और इसमें आधा पेज छोड़ देना, इसके की पॉइंटर्स लिख लेना। अब जनरली अगर देखा जाए मिल्क प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब उनका डेटा निकाला गया, जो मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी है दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द विमेन, तो इससे विमेन एम्पावरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनिमल हस्बेंड्री, नॉट ओनली केवल डेयरी, किसी भी प्रकार की एनिमल हस्बेंड्री की जो मेजर बेनिफिशियरीज हैं दैट आर विमेन। तो विमेन एम्पावरमेंट का एक जो है मौका मिलता है गवर्नमेंट को एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से। अब इसी के अंदर उन्होंने देखा कि अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी है तो जो अपनी इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ ब्रीड है उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी रिसर्च प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं के ब्रीड्स को आगे प्रमोट करने का काम हो रहा है। ये बड़ी एक स्कीम है जो कि राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, उसके अंतर्गत एक सब मिशन है राष्ट्रीय गोकुल योजना। तो मेजर बेनिफिशियरीज इसमें जो गवर्नमेंट ने टारगेट किए हुए, मार्जिनल फार्मर्स एंड विमेन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड विमेन, इनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है। ये सर्वे में क्योंकि मेंशन थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो इसलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव है, स्पेस छोड़ देना, क्योंकि अगर 4 नंबर में आता है तो आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव भी लिखने पड़ेंगे, वो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। ये सब करने के लिए हाई, अब इसमें क्योंकि R&D लैब्स खुलवाई हुई है, जो आप पालमपुर वाला पूछे थे वो इसी के अंडरगट उसकी अभी कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है उसकी जो अभी करंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम चल रहा है। तो हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स को इसमें रियर किया जाएगा और उनके सीमेंस को प्रिजर्व करके आगे जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, एनहेंस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि इसीलिए हाई मेरिट बुल जो है ब्रीड को अच्छा करेंगे, नेक्स्ट ब्रीड को, ये उसके लिए योगदान देगा। और एक मेजर कंपोनेंट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग, ये 4 कीवर्ड्स हैं इसके ऑब्जेक्टिव को लेके। ये पूरा 4 नंबर के क्वेश्चन के लायक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ एक कीवर्ड्स और फिर ये इसके ऑब्जेक्टिव। राइट, ये हिमाचल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे ये चीजें लिखी हैं। राइट, कि इसको हिमाचल के अंदर इस स्कीम को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे पैसा आ रहा है, उसको हिमाचल कैसे अप्लाई कर रहा है वो इसमें लिखा है। इसको बस रीड कर लेना, इसके अंदर बहुत कुछ नहीं, बस डेटा आपको निकाल के रखना पड़ेगा कि इतने जो है गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैरी आउट किए हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जैसे कांगड़ा के अंदर पालमपुर में ही जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम किया, नहीं ये वाला नहीं है, एक और था इसके अंदर पॉइंट, पालमपुर में ही कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम किया। नेक्स्ट इज
इस मिशन को लिख लीजिए, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। ये अलग एक प्रोसेस है। अब लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एक सेक्टर था कि एग्रीकल्चर को भी सिक्योर करने के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि कंट्री के अंदर अगर फार्मर सुसाइड हो रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी भी वजह से एग्रीकल्चर फेल हो जाता है किसी साल, तो फार्मर ने क्योंकि अनइंस्टीट्यूशनल लैंडिंग करी हुई है, ऐसे लोगों से पैसा लिया हुआ जिसका ब्याज दर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसके पास कर्ज बहुत चढ़ जाता है, और अगर एग्रीकल्चर फेल हो जाता है तो ये कर्ज वो नहीं वापस कर पाता और उसका लैंड चला जाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करता है। तो इस चीज को दो तरीके से बचाया जा सकता है। एक है इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग को करवाना। इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग का मतलब है कि बैंक से उसको लोन दिलवाना। दूसरा, अगर उसके पास एक इंश्योरेंस होता तो शायद उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। तो इसको दो तरीके से देखा जाता है फार्मर सुसाइड को, कि इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग और इंश्योरेंस स्कीम जरूरी है। लेकिन ये इंश्योरेंस स्कीम लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी होनी बहुत जरूरी है, तो उसी के लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लेकर आया था। तो उसी का एप्लीकेशन यहां पे किया गया हिमाचल के अंदर। राइट, ये तीन इसके सबमिशन है, इनको लिख लीजिए। जो जनरली प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेजरली जो विशाल सर वाले जो टॉपिक हैं जिसमें इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर डेटा जो है प्रीलिम्स वाला डेटा होता है। ये वाले जो मेरे पास टॉपिक हैं ये प्राइमरीली मेंस ओरिएंटेड या एसए ओरिएंटेड या इंटरव्यू ओरिएंटेड रहते हैं। या आपके अगर कोई जनरल क्वेश्चन भी आता है उसमें हिमाचल का कंटेंट डालने के लिए, फूड मटेरियल डालने के लिए आपके अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑप्शनल में भी ये सारी चीजें काम आ जाती है, क्योंकि हर ऑप्शनल में जो पेपर 2 है उसमें हिमाचल वाला जो कंपोनेंट आता है, तो कुछ ऑप्शनल्स में ये सारी स्कीम उसमें एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे ज्योग्राफी के अंदर ये एडजस्ट हो जाता है। राइट, ऐसे ही एक योजना निकाली गोट रियरिंग के लिए, जिसके अंदर जिन लोगों के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से उन्होंने एक सेट बना रखा है कि 11 गोट का एक कलेक्शन बना रखा है, या 3 गोट का एक कलेक्शन बनाया, या 5 गोट का एक कलेक्शन बनाया, उसको एक यूनिट बोलती है गवर्नमेंट। तो यूनिट लोगों को प्रोवाइड करना ताकि इससे उनकी आमदनी चल पाए। तो ऐसी स्कीम का नाम है कृषक बकरी पालन योजना। इसमें क्लेम करती है गवर्नमेंट, एक डेटा इसके अंदर मिसिंग है, एक बार ना सर्वे में देखना, इसका एक डेटा था कि कितने, वो मिस हो गया है, कि कितने फार्मर्स को इसमें गवर्नमेंट ने यूनिट्स प्रोवाइड करी है। यूनिट का डेटा इसके अंदर है, तो उन्होंने नंबर बताया कि इतने हम लोगों ने, यूनिट मींस कहाँ पे है, अच्छा 5480 ये डेटा है। अगर 4 नंबर में आता है बकरी पालन योजना, हाँ बजट, क्योंकि जनरली बजट याद नहीं हो पाता तो ना, अगर याद कर सकते हो तो उसको लिख लो। बजट इज 1122, that is 10 crore। 1000 ना, 1122 ना, लाख ना, 10 करोड़ 11 करोड़ हो गए। राइट, नेक्स्ट पार्ट इज, अभी तक जो हमने पढ़ा ये प्रोडक्शन वाली तरफ था। अब सेकंड है कि गवर्नमेंट ने जो प्रोड्यूस कर दिया उसको मार्केट तक कैसे पहुंचा जाए। उसी के लिए आपने एक वेबसाइट पढ़नी, गवर्नमेंट की है, एचपी मिल्क फेडरेशन, मिल्क फेड करके लिखोगे तो मिल जाएगा, दी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन। जैसे बैंक भी कोऑपरेटिव बैंक है ना, जो कोऑपरेटिव वर्ड है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। अब इसमें गवर्नमेंट का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच को पूरा करना, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट करती है। एचपी मिल्क फेड एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने लास्ट क्लास में एचपीएमसी देखा था, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने देखा कि पहली बार उन्होंने 100 करोड़ के टारगेट को पूरा किया,
है ना, इन्होंने भी काफी अच्छे जो है प्रॉफिट, आई गेस 60 करोड़ के आसपास का इनका भी प्रॉफिट है। तो अब इन्होंने कई सारे लेवल पे, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये इनकी वेबसाइट का ही स्नाइपेट है, ये सर्वे में भी डेटा दिए हुए लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वर्बोज ढंग से दिए हुए। तो 11 यूनिट ऑफ डेयरी प्लांट्स का मतलब है जहां प्रोसेसिंग हो रही है मिल्क की, प्रोसेसिंग, पैकिंग। इसके अलावा जैसे ना चिलिंग सेंटर होते हैं, चिलिंग सेंटर का मतलब है कि अगर मेरे घर से 3 घंटे दूरी के बाद प्रोसेसिंग या 5 घंटे दूरी पे प्रोसेसिंग प्लांट है, तब तक मिल्क खराब हो जाएगा, तो बीच में एक चिलिंग यूनिट लगा देंगे, उस चिलिंग यूनिट में उसका टेम्परेचर को डिप कर देंगे ताकि वो इस जर्नी को सस्टेन कर पाए, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है। तो चिलिंग सेंटर बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के ऐसी, ताकि वो प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंच पाए। फिर मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 1,30,000 लीटर पर डे की। डेली मिल्क प्रोक्योरमेंट देखिए 1,36,000। जो बाकी गैप है वो मल्टीपल प्रोडक्ट में फिर डाइवर्सिफाई होता है मिल्क। ये एक स्नाइपर इसलिए लगा है कि गवर्नमेंट इसी के अंदर मिल्क फेड क्या कर रही है आज की डेट में, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम कर रही है। तो इसका एक और काम है डाइवर्सिफिकेशन, मिल्क के मल्टीपल प्रोडक्ट बनाना। ये सारी एजेंसी कर रही है, जैसे अमूल भी कर रही है, वेद का भी कर रही है, वीटा भी कर रही है, ऐसे हिमाचल की एजेंसी कर रही है। राइट, अब इनके कुछ एक डेटा है, ये लिख लेना, इस तरह से नहीं दिया मैंने, इनकी वेबसाइट से निकाला ताकि थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इसी के अंदर हमारे पास जो टोटल विलेज कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के अंदर एंगेज है, डेट इज 1107। इतनी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को मिल्क ला के दे दी बस, जिसमें विमेन ओरिएंटेड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज 249। तो इसलिए विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा गया इसको। इन टोटल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में जो लोग हैं दैट इज 46,973। एग्जैक्ट नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ओवरऑल आपको आइडिया आएगा कि 50,000 के आसपास लोग हिमाचल के अंदर मिल्क के ऊपर उनकी आजीविका निर्भर करती है। एंड वीमेन मेंबर्स आर 18,1100। अब इसी में आप देखोगे ये जो अभी हमने लिखा था, ये मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी अलग अलग जगहों पे इनके प्लांट्स है, जो 11 प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन इन्होंने बताई हुई है। राइट, अब इसी में जैसे ये सारी, जैसे चिलिंग प्लांट आर 22, मिल्क प्लांट आर 11, ये वाला डेटा आप ऑलरेडी लिख चुके हो। अब देखिए टर्नओवर इज 209 करोड़। तो स्टेट गवर्नमेंट के पैसा कमाने के तरीके, अगर आप जब बजट पर रेवेन्यू पढ़ते हैं ना, बजट पढ़ते हैं, तो उसमें जो इनकी इनकम के सोर्स देखते हो, स्टेट गवर्नमेंट की सारी इनकम के सोर्सेज है। जैसे दो तरह के सोर्सेज होते हैं ना, रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू। ये नॉन रेवेन्यू जो कंपनीज के थ्रू जो पैसा आता है, जहां गवर्नमेंट ने जैसे कई सारी पावर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा एनएचपीसी के साथ मिलके, तो वहां से भी जो पैसा आ रहा है डिविडेंड का, यहां से जो पैसा आ रहा है, वो सारा पैसा नॉन रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का होता है। अब इसी की वजह से देखिए ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट, इसी पैसे को कमाते हुए 128 करोड़ जिन लोगों ने गवर्नमेंट को, इस कॉर्पोरेशन फेडरेशन को मिल्क बेचा है, उन्होंने इससे 128 करोड़ रुपए कमाए। तो बेसिकली जो डेटा हमने लिखा था कि 50,000 लोगों ने, जो मिल्क सप्लायर हैं, उन्होंने 128 करोड़ रुपए कमाए इससे। तो इसीलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रही है सोसाइटीज। और जो हम बोलते हैं हिमाचल के अंदर जो मॉडल है रूरल बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, रूरल बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, ये हिमाचल के लिए बेस्ट सूटेड मॉडल है। रूरल बेस्ड, रूरल का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रूरल की परिभाषा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो प्राइमरी सेक्टर के साथ एंगेज्ड है, डेटा रूरल एरियाज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटी, लेकिन ये इट हैज टू बी अ प्रॉफिटेबल। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद भी कैपिंग कर रखी है इन्होंने प्राइसिंग के ऊपर, कि मिल्क प्राइसिंग एक लेवल के बाद और ज्यादा इंक्रीज नहीं करे, क्योंकि वो अभी भी मिल्क जिस रेट पे हमें मिल रहा है, हमें लग रहा है ये बहुत महंगा है, लेकिन किसान के लिए बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है इस रेट पे मिल्क बेचना। इसके प्राइसेस और शूट करेंगे इन फ्यूचर।
अगर आप देखोगे पिछले 8-10 सालों में प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट करें, ये और ज्यादा शूट करेंगे क्योंकि किसान के साथ प्रॉफिटेबल नहीं है। अब जनरली कंपनीज इसको और प्रॉफिटेबल और ज्यादा क्यों नहीं इंक्रीज कर रही, क्योंकि हमें लगता है कि अभी इंडिया जो है लोअर मिडिल क्लास ब्रैकेट में ज्यादा है, अफोर्ड नहीं कर सकता। धीरे धीरे आज से 5-7 साल के बाद मैक्सिमम इंडिया विल बी इन दी अपर मिडिल क्लास ब्रैकेट। उस दिन हम कॉस्टली मिल्क भी अफोर्ड कर पाएंगे। जिस दिन ये मिल्क कॉस्टली होगा, इससे फार्मर को भी बेनिफिट होगा। जो हम 3.6% का या 6.7% का ग्रोथ रेट देख रहे हैं अलाइड के अंदर, ये और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर किसान की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ये परसेंटेज इंक्रीज होगी। तो अभी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा इसलिए भी ग्रो नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट डेलिबरेटली एडमिनिस्टर करती है प्राइसिंग को, उनके रेट को, जैसे दाल चावल गेहूं इन सब के रेट महंगे नहीं किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वोट बैंक होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि देश में फूड सिक्योरिटी आए। इस लेवल के बाद अगर प्राइसिंग इंक्रीज हो जाती है तो फूड सिक्योरिटी को भी थ्रेटन होता है। तो वो थ्रेटनिंग ना हो फूड सिक्योरिटी को, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा प्राइसिंग को नीचे रखेगी, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन और यहाँ पे अभी भी अब जाके हम लोग जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर की तरफ लोअर मिडिल क्लास में मूव करें, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है दैट सेज 20% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल इन दी बीपीएल फैमिलीज, है ना। 28% देश अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो ये गवर्नमेंट के लिए फूड सिक्योरिटी का इशू हो सकता है कि अगर बेसिक क्रॉप आइटम्स मिल्क आइटम के रेट बढ़ते हैं तो ये 28% लोग और इनके साथ जुड़े हुए बाकी के लोअर मिडिल क्लास लोग वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे इन सारी चीजों को। तो इसलिए प्राइसिंग को अभी इंक्रीज नहीं किया था, लेकिन अगले 8-10 सालों के अंदर मैक्सिमम इंडिया विल बी इन दी अपर मिडिल क्लास, तब जाके ये प्राइसिंग इंक्रीज होगी। तो नेचुरली इन लोगों के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट नारा देती है कि डबलिंग दी फार्मर इनकम, वो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ जुड़ा होता है हमेशा। तो फार्मर की इनकम तब बढ़ेगी जब हम लोगों की इनकम बढ़ेगी, ताकि हम लोग उसके और बेटर प्राइसिंग दे पाए, इसलिए फार्मर की प्राइसिंग इंक्रीज होगी। और जितना ज्यादा मिडल मैन को कट शॉर्ट गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट के आज की डेट में जितने भी लॉज होते हैं वो लॉजिस्टिक के ऊपर होते हैं। जितना ज्यादा लॉजिस्टिक मुश्किल होगा उतने मिडल मैन बढ़ जाएंगे। जितना ज्यादा कस्टमर डायरेक्टली फार्मर के साथ एंगेज होगा उतना ज्यादा किसान की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट इसी लॉजिस्टिक के ऊपर आज की डेट में काम करी। जितना हमारा हाईवे नेटवर्क तेजी से बढ़ा है तो मींस लॉजिस्टिक तेजी से बढ़ेंगे, अच्छे ट्रक्स आएंगे, उतने मिडलमैन कम हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितनी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होगी उतना किसान और एंड यूजर, किसी भी चीज का प्रोड्यूसर बात करो और एंड यूजर जितने ज्यादा वेल कनेक्टेड होंगे उतने मिडलमैन कम हो जाएंगे, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अभी किसान के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या इन सारे अलाइड एक्टिविटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज द इशू ऑफ मिडलमैन। और ये क्यों जनरेट हो रहा है? बिकॉज ऑफ मार्केट प्लेटफॉर्म की अनअवेलेबिलिटी होना। मार्केट प्लेटफॉर्म का मतलब उसको अपना सामान बेचने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं अवेलेबल हैं जो फार्मर और एंड यूजर को कनेक्ट करें। तो जितना ज्यादा ये वेल कनेक्टेड होंगे उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी, राइट। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट अब जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो इस वाले सेगमेंट के ऊपर काम हुआ है, तो इसलिए अब ये दिखना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, राइट। अब इसी के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव वूल प्रोक्योरमेंट, इसका नाम लिख लीजिए। जो अभी हमने पढ़ा ये मिल्क को लेके था, अब वूल प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने देखिए एक और कोऑपरेटिव बनाई है, DHP स्टेट कोऑपरेटिव वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये मिल्क फेड की तरह ही काम करेगी। तो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि शीप का कितना नंबर है और गोट का कितना नंबर है। दी डेटा विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो स्मॉल एनिमल्स हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 40% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान दे रही है, और ये 40% उनके पास, किसानों के पास है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इसीलिए ये इंक्लूसिवनेस के लिए और जरूरी है। और दूसरा, जो हिमाचल के सेमी एरिड एरियाज हैं वो इकोनॉमिकली भी बहुत पिछड़े हुए एरियाज हैं, तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए या रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए, बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए भी ये स्कीम बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी ये एरिया कुछ जगह पे ही सिचुएटेड है। तो वहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लाइवलीहुड जनरेशन हो और वहां पर भी ग्रोथ और डेवलपमेंट आए, उसके लिए ये बहुत जरूरी है सेक्टर। तो इसलिए वूल सेक्टर प्राइमरी विच इज ड्रिवन बाय शीप एंड गोट, इस सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट देख रही है।
राइट। तो इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव हैं, सिंपल वही ऑब्जेक्टिव हैं जो मिल्क इंडस्ट्री के थे, बस इसमें शीप वर्ड यूज कर देंगे कि प्रोक्योरमेंट करेंगे, फिनिशिंग करेगी और लोगों तक जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट को पहुंचाएगी। तो ये सारा काम जैसे वूल प्रोडक्शन, गारमेंट मेकिंग, ये सारे काम ये इंडस्ट्री करेगी। अब इसी के लिए इन्हीं का स्नाइपेट है, इन्हीं की वेबसाइट का। तो ये वूल के लिए बोलते हैं कि वूल सेक्टर ग्रो हो पाया हिमाचल के अंदर जब से चाइना के साथ ट्रेड रूट्स नाथुला पास वाले ओपन हुए हैं। तो जो ट्रेड रूट ओपन हुए हैं उससे चाइना का जो बेस्ट वूल है वो इंडिया तक पहुंचा है और यहाँ की मार्केट में वो बिका है। तो इनके माध्यम से वो आगे गया है, तो इन्होंने भी उससे पैसा कमाया। तो जो वूल प्रोडक्शन है अब हमारी इंक्रीज हो गई, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1600 टन हो चुकी है। और इसमें चाइना के ट्रेड की वजह से जो पश्मीना वूल है वो हम तक पहुंच पाए। तो ये जो वूल इंडस्ट्री देखिए, जो एनिमल हस्बेंड्री भी थी, जिसके लिए मैंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप बनता है इसमें, क्योंकि प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है हर जगह। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वीविंग ऑफ वूलन हैंडलूम फैब्रिक, क्योंकि वूलन फैब्रिक एज कंपेयर टू कॉटन फैब्रिक हाथ से बनाना गारमेंट इजी है, तो इसलिए ये रूरल इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल है। कॉटेज इंडस्ट्री जिसको लघु उद्योग बोलते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल है। कॉटेज इंडस्ट्री जनरली एक फैमिली के अंदर ही होती है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। राइट, लास्ट पार्ट इसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। इसमें भी वही कीवर्ड यूज होंगे कि फिश प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, रूरल, पुअर, विमेन एंड यूथ। तो 3 सेक्टर को इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया, जो कि हम लिख ही रहे थे, रूरल, पुअर, विमेन एंड यूथ। आइडेंटिफाई किया है प्राइमरली कुछ एरियाज को जहाँ पे पॉन्ड कल्चर है, रिजर्वायर्स हम लोगों के ऑलरेडी बने हुए, उन रिजर्वायर के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं अलग अलग, ब्यास के साथ है, रावी के साथ और सतलज के साथ जो जुड़े हुए रिजर्वायर हैं, वहां पे मैक्सिमम एक्वा कल्चर, जिसको हम बोलेंगे एक्वा कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। अब इसमें जो डेटा इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में। जैसे हमने मिल्क के लिए लिखा था कि 50,000 लोग जो है मिल्क सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। इसमें 6,020 फिशरमैन इन द स्टेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन रिजर्वायर फिशरी। ये प्रोडक्शन का डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसे का डेटा इंपॉर्टेंट है। 179 करोड़ इज द टोटल आउटपुट फ्रॉम द सेक्टर। इसकी ओवरऑल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के 10 सालों के बाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 1.1% इन दी एग्रीकल्चर एंड अलाइड, नॉट इन द स्टेट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। जैसे लास्ट ईयर ग्रोथ वॉज 9.1%, दिस ईयर ग्रोथ वॉज 7%, क्योंकि पिछले साल 3 महीने जो है मैक्सिमम मॉनसून, पोस्ट मॉनसून बहुत खराब रहे थे हिमाचल के लिए, तो उसकी वजह से कई सारे सेक्टर पे इसका इंपैक्ट दिखेगा। चाहे टूरिज्म सेक्टर पढ़ोगे वहां पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। राइट, इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आपके सर्वे में तो बहुत डिटेल में नहीं दी हुई, मैंने इसको डिटेल में लिख लिया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इन्होंने मेंशन किया है, एक पैराग्राफ दिया है, लेकिन ये डिटेल स्कीम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट में है, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारी स्कीम सेंटर स्टेट दोनों की इसके अंदर चलती हुई दिखेगी।
अब इसमें भी देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करी, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंसी, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर गवर्नमेंट प्रमोट करी। क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है हमारे लिए अगर हमें ग्लोबल लेवल पे राइज करना है। तो इसके कीवर्ड देखो, क्लस्टर एंड एरिया बेस्ड अप्रोच, कीवर्ड ही लिखते जाओ, क्लस्टर्ड एंड एरिया बेस्ड अप्रोच है। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करेगी। प्रोडक्टिविटी इसमें लिखा भी हुआ है कि जो अभी एक्वाकल्चर की हमारी प्रोडक्टिविटी है डेट इज 5 kg पर कैपिटा, सॉरी ये 3 टन्स पर हेक्टेयर टू 5 टन पर हेक्टेयर पे हम लोग जाना है। तो प्रोडक्टिविटी हमें अपने रिजर्वर्स की या एक्वाकल्चर की इंक्रीज करनी है। तो उसमें फीडिंग, ब्रीडिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशरी के अंदर भी, कि फीड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह का फीड दिया जा रहा है। इंडिया के अंदर डोमेस्टिक कंजप्शन भी बढ़ानी, जैसे हम मिल्क की कंजप्शन को बढ़ाने की बात करें तो इसको इंक्रीज करना है। इंडिया के जो पर्टिकुलरली पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे फिश कल्चर है, क्योंकि कोस्टल मरीन फिशेज है वहां पे। फिशरी के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लॉजिस्टिक का है, मिल्क के साथ भी यही है, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहती है। देखो अगर आप 25% टू 10% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि कई करोड़ों टन की जो है प्रोडक्शन है, उसका 25% बहुत ज्यादा निकलता है। तो अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कंट्रोल कर लिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। इसमें भी जैसे डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम। अभी फिशरी सेक्टर में देखिए एम्प्लॉयमेंट 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, ये नेशनल डेटा है। 55 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। स्टेट ने डेटा नहीं दिया कुछ भी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। स्टेट के सर्वे में जो लिखा हुआ है बहुत ज्यादा नहीं दिया उन्होंने। राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पिक कर रहे हैं। हेडिंग लिख लो, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यही 2 टॉपिक पिक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंडस्ट्री को पिक करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। हाँ, ये अपलोड करवा दिए पोर्टल पे, मैंने शीशपाल को बोल भी दिया, आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दें। तो इससे पीपीटी से बेनिफिट है कि आपको पूरा सर्वे चैप्टर का नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टिवली पीपीटी में हाईलाइटेड है फैक्ट, तो उतना ही डेटा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी हम लोगों ने जैसे वेबसाइट 2 चीजें यूज करी हैं, सोर्सेज अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने कई सारे डेटा जो है, लिख लो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उठाए हुए। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करोगे, ऊपर वाला URL आपको खुल जाएगा hpforest.gov.in। इनकी वेबसाइट यूज की है मैंने काफी सारे डेटा पिक करने के लिए, क्योंकि सर्वे ने भी वो उठाए हुए डेटा। राइट, अब इसी के अंदर ये कुछ डेटा ये लिखते चले जाएंगे हम लोग। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डेटा है कि हिमाचल में, मैंने पहले भी तुम्हें ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, 2 शब्द है, एक फॉरेस्ट कवर और एक होगा फॉरेस्ट एरिया, वर्ड ये लोग यूज करेंगे। जैसे ये कहते हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इन हिमाचल इज 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, दैट कॉन्स्टिट्यूट 68.16% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। ये फॉरेस्ट एरिया है। एरिया इज द विच हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट नॉट नेसेसरली इट हैज टू बी अ फॉरेस्ट। जो एक्चुअली में फॉरेस्ट कवर है, जो वर्ड देखो, फॉरेस्ट कवर इज जस्ट 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, दैट कम्स आउट टू बी नियरली 27.73। जैसे एक हमारे इंटरव्यू पैनलिस्ट में रहते प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट,
तो वो सर कहते हैं कि कुछ भी कर लेंगे हिमाचल में, वी कैन नॉट क्रॉस द मार्क ऑफ 28 और 30% ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसके बाद जमीन उपयोगी नहीं है कि उस पर फॉरेस्ट लग नहीं सकता. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर फॉरेस्ट एरिया बट फॉरेस्ट कैन नॉट बी ग्रोन देयर. तो इसको 30% नहीं क्रॉस किया जा सकता हिमाचल के अंदर. तो एट प्रेजेंट जो वेबसाइट बोलती है 8 फॉरेस्ट टाइप हैं एंड 37 फॉरेस्ट सब टाइप्स हैं. और इनमें भी जो सबसे डोमिनेंट टाइप का फॉरेस्ट है दैट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, जो कॉनिफर्स हैं बेसिकली, हिमाचल या है ना देवदार वाले जो जंगल है, हिमालयस मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सबसे डोमिनेंट फॉरेस्ट है हिमाचल के. अब इसी के अंदर देखिए ये जो डेटा आपने लिखा वो यही था, ये फॉरेस्ट एरिया, दिस इज फॉरेस्ट कवर. अब इसी के अंदर 3 डेटा लिख लीजिए कि जो फॉरेस्ट हैं वो 3 कैटेगरी के डिवाइडेड होते हैं. वेरी डेंस फॉरेस्ट विच इज 8, यहां पे डेटा लिखिए 8.34 VDF, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट. वेरी डेंस फॉरेस्ट की परिभाषा और डिटेल में अगर हम जाएंगे, a forest having a cover of more than 70% canopy, word will be canopy, कि अगर आप सैटेलाइट से या एरियल इमेज देखे तो 70% जमीन के ऊपर आपको जंगल दिखेगा, ट्री कवर दिखेगा. तो ये सैटेलाइट इमेजेस आजकल हम लोग यूज करते हैं. और ये डेटा जो दिया है ये जो हम लोग कोड भी करते थे, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000, इन्होंने जो डेटा लिया है एक बार चेक कर लेना, 21 इनका पुराना डेटा है, ये 23 शायद इन्होंने पिक नहीं किया. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, R23 का भी गया है, SFR 2021, जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI पब्लिश करेगी, उसका डेटा है. मीडियम डेंस फॉरेस्ट की परिभाषा है अ कैनोपी ऑफ 40 to 70%. ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी है a canopy between 10 to 40%. These are considered as open forest. तो सबसे ज्यादा जो वेरिएंट है हमारे पास दैट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट. राइट, अब ऐसे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने फॉरेस्ट के डेटा दिए हैं, लेकिन ये जो डेटा है ये फॉरेस्ट एरिया के हैं. देखो फॉरेस्ट एरिया वाइज देखो कितनी गड़बड़ होती है डेटा में गवर्नमेंट के. परसेंटेज है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कितना परसेंट उसके ज्योग्राफिकल एरिया के करस्पॉन्डिंग फॉरेस्ट एरिया है. तो अगर आप देखोगे किन्नौर के अंदर ये कहते हैं कि 87.41% जो है एरिया इज अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि तकरीबन 90% एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि लार्जली किन्नौर खाली पड़ा हुआ अनइनहेबिटेड है. लेकिन दैट डज नॉट मीन कि इस सारी जगह पे जंगल है. दिस इज द फॉरेस्ट एरिया. तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया लाहौल एंड स्पीति के अंदर तकरीबन 80% एरिया को फॉरेस्ट एरिया के अंडर ले आई है गवर्नमेंट. तो जितने भी हमारे हिमालय नेशनल, ये जितने भी नेशनल पार्क्स है और बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं, गवर्नमेंट इन सारे एरिया को ही उसके पेरिफेरी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. तो ये एक फिगर है, लेकिन जो एक्चुअल फिगर ये तो फॉरेस्ट एरिया की है कि एग्जैक्टली रूट लेवल पे फॉरेस्ट कहां पे कितने हैं वो डिफरेंट एक टर्म है. तो वहां यहां पे देखेंगे जितने जो है फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं. देखिए इस डेटा के अंदर हमारे पास ये सारा आ जाएगा जो फॉरेस्ट कवर की बात करेगी प्राइमरीली. राइट, तो फॉरेस्ट कवर इसमें बस यही दिखा रहे हैं हम लोग कि लगातार जैसे, हाँ ये 2021 की रिपोर्ट है, तो फॉरेस्ट कवर लगातार हमारा इंक्रीज हो रहा है. राइट, ये वो अभी जो आपने फिगर लिखी है वो ये वाली है परसेंटेज वाइज, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड मॉडरेट फॉरेस्ट. राइट, ये एक्चुअल डेटा है हमारे पास जो दिखाएगा कि एग्जैक्टली फॉरेस्ट कवर हमारे पास कितना है. अब फॉरेस्ट कवर में डेटा सारे चेंज होने वाले हैं, इस वाली साइड पे आप लोग ध्यान देंगे टोटल फॉरेस्ट एरिया के.
अब इसी में अगर अगर हम फॉरेस्ट, आपने क्वेश्चन का ना ध्यान रखना है प्रीलिम्स में जब पूछा जाएगा, अगर वो पूछेंगे कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है तो डेटा विल बी डिफरेंट, है ना, देन इट विल बी किन्नौर। लेकिन अगर पूछा जाएगा फॉरेस्ट कवर किस में ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा डेटा, इट विल बी, इफ यू विल सी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी अभी हम देखेंगे आगे, तो सिरमौर जो है सबसे आगे निकल जाएगा इसके अंदर। देखिए ये यहाँ पे परसेंटेजेस लिखी हुई, कहां पर है सिरमौर, 49, इट इज सिरमौर। चंबा इन टर्म्स ऑफ एरिया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ना, तो इन थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। तो ये लिख लो सबसे टॉप पे सिरमौर, इन टर्म्स ऑफ लिखो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑब्लिक मींस डिवाइडेड बाय टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें हमारे पास सिरमौर आता है, फॉलोड बाय शिमला, फॉलोड बाय शिमला। सिरमौर पहले स्थान पे, शिमला दूसरे स्थान पे। देखो शिमला के अंदर 47.21%, फॉलोड बाय सोलन 46.02, कि टोटल एरिया के कंपैरेटिवली कितना फॉरेस्ट कवर है एग्जैक्टली। अब देखो यहीं पे जो हमने अभी तक किन्नौर और लाहौल स्पीति की फिगर लिखी थी वो कितना नीचे चले जाएंगे, लाहौल स्पीति में मात्र 1% एरिया है जिसमें एक्चुअली में फॉरेस्ट, अदरवाइज वो तो सारी बंजर जमीन है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है। सेम गोज फॉर किन्नौर, केवल 10%, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट्स है ना ये सारे, और ग्लेशियर्स है यहाँ पे प्राइमरली। राइट, तो टॉप स्टेट 3 लिख लो, टॉप डिस्ट्रिक्ट, और बॉटम मोस्ट लिख लो 3, बॉटम मोस्ट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखो। इट इज लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड हमीरपुर। बीइंग द लोअर बेल्ट, तो यहाँ पे क्योंकि ज्यादा सेटलमेंट एंड इंफ्रा बिल्डिंग हुआ है लोअर बेल्ट में, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट कवर कटेगा, तो लोअर बेल्ट में हमेशा कम फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। राइट, अब इसी को जो है, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब इन्होंने लाहौल स्पीति में जो फॉरेस्ट एरिया है, ये एरिया का डेटा है, फॉरेस्ट एरिया, उसके डेटा को लिख लो, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया का डेटा इज लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड चंबा। डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरिया, बॉटम मोस्ट देखो बिलासपुर, ऊना एंड हमीरपुर। राइट, तो इन दोनों पे जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं एरिया एंड कवर के ऊपर। अब इसी के अंदर हिमाचल में ये याद कर लेना आप लोग, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट। रामसर साइट क्योंकि इनकी ना वेबसाइट लास्ट ईयर रामसर साइट 75 हो गई थी, ये 3 डेटा पुराना है ना, एक बार देख लेना कि हिमाचल में और अगर कोई नई रामसर साइट इंक्लूड हुई है, क्योंकि उसके बाद मैंने भी फॉलो नहीं किया, मेरे को भी नहीं पता जो 75 इन्वॉल्व हुई है तो उसमें हिमाचल 3 ही है, कोई नई हिमाचल में एड ऑन नहीं हुई। अब ये सर्वे के अंदर इसी तरह के अब ये डेटा है। अब इसके अंदर जो कलेक्शन का डेटा है कि फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग कॉन्स्टिट्यूट 27% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय द एग्रीकल्चर एंड अलाइड। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड के अंदर 27%, ओवरऑल स्टेट के अंदर जो इसका कंट्रीब्यूशन है डेट इज 3.74। रेवेन्यू जनरेशन इज मोर देन 7,000 करोड़, तो आप राउंड फिगर याद कर लो, मोर देन 7,000। लोगों के लिए लाइवलीहुड जनरेशन के लिए डेटा इज 17 लाख रूरल लाइवलीहुड, रूरल हाउस होल्ड्स,
इस पे डिपेंडेंट है। अच्छा सॉरी, ये इसका डेटा नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें जल जीवन एक मिशन है उसका डेटा है, इसको बाद में लिखेंगे, इसको अभी मत लिखना, ये केवल एक इंट्रोडक्शन है। राइट, इन दोनों डेटा को अभी मैं आगे यूनिट आएगा उसके अंदर बताऊंगा। अब फॉरेस्ट को दो जगह से और कनेक्ट कर लेना, जो सर्वे ने बोला है। एक ही आपके डीपीएसपी से भी लिंक्ड है, आर्टिकल 48A, कभी भी आंसर में कभी कोट करना हो, 48A आर्टिकल बोलता है गवर्नमेंट के लिए एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट। इस आर्टिकल को कोट कर लो पूरा, 48A, नॉट नेसेसरी आपको पूरा याद हो। एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट and to safeguard the forest and wildlife of the country. फिर फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, 51A कंप्लीटली एनवायरमेंट के ऊपर ही है, बहुत बाद में ऐड हुआ था 51A, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। राइट, इसी के अंदर जो सर्वे बोलता है कि ये जो फॉरेस्ट कवर है इसको इंक्रीज कर रहे हैं हम 30% पे, ताकि हम एसडीजी गोल्स को मीट कर पाए जो हम लोगों ने टारगेट रखे 2030 के। राइट, अब इसी के अंदर ग्रोथ दिखाई हुई, जैसे अगर आप पीछे कुछ सालों में देखोगे तो 2021 के बाद से बहुत ज्यादा मार्जिनल ग्रोथ नहीं हुई है। फॉरेस्ट्री से ग्रोथ क्या होता है कि जो बेसिकली टिम्बर सेलिंग है वो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है फॉरेस्ट की इनकम का। अब हिमाचल के अंदर टिम्बर कटिंग अपने आप में उसके ऊपर कैपिंग है कि एक लेवल के बाद आप नहीं कर सकते, तो आप देखोगे एक लेवल के बाद रेवेन्यू भी उतना ज्यादा शूट करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो रेवेन्यू सैचुरेट हो रहा है पिछले कुछ सालों से फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली सिल्वी कल्चर प्रैक्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया है, उसके तहत थोड़ा सा जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है उसी के तहत अब ये रेवेन्यू इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। राइट, अब इसी में हाँ, ये फॉरेस्ट प्लांटेशन को इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम का नाम लिख लो, कैंपा। ये हम लोग एनवायरमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। इसी में अभी रिसेंटली आप देखोगे 10,000 हेक्टेयर का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया इनिशिएटिव था। कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अब ये इसलिए किया गया है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हिमाचल में उसमें फॉरेस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हुई है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। तो उसी के तहत हमने 10,000 हेक्टेयर का टारगेट रखा था, जिसमें 7636 हेक्टेयर रीच कर लिया। इसी के लिए एनवायरमेंट में आपने लोगों ने NAPCC के अंदर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट जो काम करिए कभी सजेशन में लिखना हो, एजुकेटिंग द मासेस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। इस बार जो नई स्कीम लॉन्च हुई है, न्यू फॉरेस्ट्री स्कीम सांझी वन योजना, न्यू फॉरेस्ट्री स्कीम सांझी वन योजना, ये भी आगे डिस्क्राइब भी करेंगे इसको तैयार कर लेना जो नए नए टॉपिक्स हैं। कैंपा CMPA, इसको तैयार कर लेना। ये इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत पुराना है, अब हम हिमाचल के अंदर इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, तो उन्होंने कहा आप लोगों को सिल्वी कल्चर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट इनकम आए। सस्टेनेबल का मतलब है कि फॉरेस्ट को एक ही बार में मत खत्म करो, कुछ ऐसे प्रोसेस बनाओ कि आप लगातार इनको हर बार सस्टेनेबल वे में प्रोक्योर कर पाओ। तो अभी जो इनकम आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एस्टिमेट किया है, फॉरेस्ट से जो इनकम है डेट कैन गो अप टू 1.5 लाख करोड़। तो एक ये डेटा है, अगर फॉरेस्ट पोटेंशियल की कोई बात करे या स्कोप की बात करें, that is scope and potential, 1.5 लाख करोड़।
और ट्री की वैरायटी को भी डाइवर्सिफाई करने की बात करिए, जिसमें खैर, चील और साल, आगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। कुछ रेंज, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां पे सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। इसी में अगर इन सारे फॉरेस्ट की कटिंग होती है तो गवर्नमेंट कहती है कि लाइवलीहुड जनरेशन होता है इससे। और इसी के अंदर जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली तकरीबन 10 करोड़ के जो है फॉरेस्ट कट किए हैं। अब इस 10 करोड़ में गवर्नमेंट की भी आमदनी हुई है उस टिम्बर को बेच के, और दूसरा इतने लोगों को लाइवलीहुड जनरेट हुआ। So 13,000 khair trees has been marked for felling and generated 33,273 man day of work. अब इसी में देखो ये दोनों ही नई स्कीम है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ये इसी साल लॉन्च हुई 2023 अगस्त के अंदर, तो पहली बार सर्वे में मेंशन है, लास्ट सर्वे में नहीं थी। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि पार्टिसिपेटिव, जो हम लोग कई बार बोलते हैं पार्टिसिपेशन, सबका साथ सबका विकास ना, पार्टिसिपेशन फॉर्म में। तो इसमें बोला जा रहा है कि लोकल पॉपुलेशन को लाइवलीहुड जनरेशन भी होगा और उनको इसके साथ एसोसिएट भी किया जाएगा फॉरेस्ट के साथ, टू एक्सपेंड ग्रीन कवर, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एफॉरेस्टेशन करना, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी ऑफ द लोकल पीपल, जिसमें इतने सारे हेक्टेयर लैंड के ऊपर फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया और जिसमें लोकल पॉपुलेशन का भी योगदान लिया गया। अब इसी के साथ एंगेजिंग वन मित्रा बेसिकली किसी ना किसी व्यक्ति को एंटाइटल्ड कर दो ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस एरिया की। तो रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम लोग गवर्नेंस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नेंस का। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकेगी। वन मित्र शैल बी एंगेज्ड पर फॉरेस्ट बीट, तो जैसे पुलिस बीट होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ऐसे फॉरेस्ट बीट क्रिएट होंगे, तो वो व्यक्ति उतने एरिया की जिम्मेदारी लेगा फिर। तो अभी तक 2061 वन मित्र जो है आइडेंटिफाई कर लिए गए। नहीं तो फॉर हाउ मेनी पीपल नहीं कैलकुलेट होगा ना, चाहे आप उसमें तो आपके ऊपर निर्भर करेगा और अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल होगा, तो वो तो आइडेंटिफाई करेगी कि इतना काम है, इतना काम, अब कितने लोगों की अवेलेबिलिटी वहां पर है, अवेलेबल कितने लोग हैं और गवर्नमेंट कितनों को एंगेज करे। तो जनरली मनरेगा के साथ एसोसिएट करेंगे ना इसको, फिर तो मनरेगा के साथ एंगेज कर लेंगे इसको, क्योंकि मनरेगा के पास डेटा होता है एक्चुअली लोगों का, है ना। तो फिर वहां से आसपास की जो गवर्नमेंट जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनसे पूछा जाएगा जिसके एरिया में वो ट्री फेलिंग होगी, तो सबसे पहले तो उनको बुलाया जाएगा ना वहां पे, मनरेगा वर्कर को, तो उनसे पता चल पाएगा। अभी एक ये रिसेंट है, अगर प्रीलिम्स में कभी पूछा जाए, एक नए जू की शुरुआत करनी है कांगड़ा के अंदर, किसने सुना है ये जगह का नाम? बनखंडी, हाउ वी प्रोनाउंस इट, ये बरखंडी। तो इसमें 180 हेक्टेयर के जू को स्टैब्लिश किया जा रहा है और अभी 60 करोड़ रुपया पहले साल में खर्च हो गया, तो मल्टी ईयर प्रोग्राम होता है। एक ना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पिछले बार ये थीम में नहीं था, इस बार लिखा गया है, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ। इन्होंने कुछ डेटा तो दिया हुआ है कि कैसे कैसे हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी इवॉल्व हुई है। आप लोगों के पास जो सर्वे के स्नाइपेट्स हैं उसमें एक चार्ट दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, उसमें लास्ट के 3-4 लाइनें इंपॉर्टेंट है कि पिछले 4 सालों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रूल्स बने। लेकिन इसको ओवरऑल एक बार सर्वे से नहीं, अपार्ट फ्रॉम सर्वे गूगल से एक बार सर्च कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसके अंदर दिया गया है। और हिमाचल के लिए बड़ा रिकरिंग प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइम पे, टूरिज्म की वजह से प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, क्योंकि पैकेज्ड फूड पहुंच रहा है हर जगह, है ना, चाहे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, इन सब की वजह से। तो इसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। एक नए विलेज बनाने की बात हुई, मॉडल इको विलेजेस। मॉडल इको विलेजेस का बेसिक जो प्रीमाइस है, इन्होंने कहा कि ऐसे विलेजेस बनाएं जो एक टाइप के रोल मॉडल की तरह दिखें, कि सस्टेनेबल ढंग से लीस्ट कार्बन फुटप्रिंट या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जनरेट करते हुए कोई विलेज कैसा होना चाहिए।
तो उस लाइन ऑफ थॉट में इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट है। तो डेवलपिंग अ लो इंपैक्ट लाइफ स्टाइल टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये इसका प्रीमाइस है। कई सारे तरीके इसमें, जैसे लो इकोलॉजिकल प्रीमाइस का मतलब है एनर्जी यूज करेंगे तो ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे, जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो जो है जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। तो इस तरह से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को दो ही तरीके से हमारे फुटप्रिंट आ रहे, और जो हम लोग रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं नेचर के, चाहे वो वाटर है चाहे वो फूड एज अ रिसोर्स है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो वो इस तरह से यूज करेंगे कि अगर रिसाइकलिंग के ऊपर काम होगा, अगर वाटर यूज हो रहा है विलेज के अंदर तो वो वाटर रिसाइकिल होगा फिर विलेज में। तो अगर ये सारी चीजें करेंगे जिससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का कब आता है कि जब हम ओवर यूज कर लें किसी सारे रिसोर्सेज को, या एनवायरमेंट के ऊपर फिर इंपैक्ट डालें एनर्जी प्राइमरली जिसकी वजह से। तो अगर इन दोनों को मिनिमाइज करें तो हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसमें जो मेजर प्रीमाइस होगा डेट इज रिसाइकिल, रीयूज। अब रिसाइकिल और रीयूज के लिए क्या चाहिए होती है आपको? टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक, इसलिए इसको बोला गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक यहां पे इन्वॉल्व होगा। किसी भी चीज को रिसाइकिल और रीयूज करना है, अगर आपको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बनाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी। अगर आपको वाटर को रीयूज करना है, जैसे ग्रे वाटर का हम लोग कॉन्सेप्ट करते थे जो अभी मेंशन भी है अमृत योजना के अंदर, तो वो उसमें भी रिसाइकलिंग इन्वॉल्व है। रिसाइकिल, रीयूज एंड इसमें लिखो वेस्ट मैनेजमेंट, प्राइमरली प्लास्टिक है विलेज लेवल पे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ग्रीन एनर्जी। अगर इनको टारगेट किया जाए तो इकोलॉजिकल विलेजेस बनाए जा सकते हैं। राइट। अब इसी के साथ एक और पहली बार ये इन्वॉल्व किया गया है प्रोडक्ट, क्लाइमेट चेंज को लेके मिनिस्ट्री क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये अभी तक किसी इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा गया था। तो क्लाइमेट चेंज को लेके ऑल्दो कर डिपार्टमेंट रहे थे, पहली बार मेंशन किया गया, ऐसा नहीं था डिपार्टमेंट नहीं करते। जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर एक मिशन था हमारे पास, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इस मिशन का नाम लिख लीजिए। इसमें हम क्या करते थे, हिमालयन इकोसिस्टम पे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का पड़ने वाला है, क्योंकि वहीं पे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, वहीं पे ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, क्लाउड बर्स्ट होगा क्लाइमेट चेंज होगा, तो वहीं पर ही एग्रीकल्चर बेल्ट चेंज होगी। तो उस सबसे एडेप्टेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हिमालयन इकोसिस्टम को चाहिए होगी, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो इसके लिए ये जो है हिमाचल प्रदेश नॉलेज सेल का मतलब है कि एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या आएगा, इसको भी एसेस करना पड़ेगा हमें। और उसके बाद जब हम इंपैक्ट को एसेस कर पाएंगे, उसी के तहत हम एडेप्टेशन पे फोकस कर पाएंगे कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे काम किए जाएंगे। एक और प्रोजेक्ट इस बार लिखा गया है, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंस इन रूरल एरियाज, CAFRI, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड फाइनेंसिंग इन रूरल एरियाज। तो इसमें बेसिकली हमने एडेप्टिव कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये केवल इकोनॉमिक सर्वे में है, इसको अलग से भी पढ़ लेना अगर डिटेलिंग इसकी कहीं पर मिलती है आपको। तो बस इसमें से डेटा निकाल लो कि 5,000 वीमेन फार्मर को एंगेज किया जा रहा है, 10 मिलियन यूरो का इसमें खर्चा किया जा रहा है, और जर्मनी इसमें जो है हमारा नॉलेज पार्टनर है, फाइनेंसिंग पार्टनर है। नॉलेज पार्टनर होता है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट हमेशा प्रोजेक्ट के लिए नॉलेज एंड फाइनेंसिंग पार्टनर, कई बार एक भी होते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं।
वैसे डेटा डेटा ही लिखना है आपने, ज़्यादा नहीं लिखना। अब इसी के साथ इरिगेशन, क्योंकि एक फोकस्ड एरिया रहा है गवर्नमेंट का प्राइमरीली इन दी लोअर हिल्स, क्योंकि इरिगेशन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब गवर्नमेंट इरिगेशन में एक वर्ड लिखिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक इनिशिएटिव है 1970 के दशक में, 75 में शुरू हो गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या था कि पहले जब कैनाल इरिगेशन इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, भाखड़ा नंगल बनाई गई, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने वर्ड यूज करते थे कि एक कैनाल का क्या वाटर शेड है। कैनाल के वाटर शेड को इन्वॉल्व किया जाता था कि अगर एक कैनाल जा रही है, ये 200 किलोमीटर तक अगर ट्रेवल कर रही है, तो इसके आसपास के सारे एरिया को मान लिया जाता था कि वाटर शेड एरिया है, जहां पे ये अपने पानी को देगी और यहाँ पे कृषि में खुशहाली आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने केवल कैनाल बना के छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने ये गलत एंटिसिपेट किया, केवल कैनाल बना के छोड़ देने से यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी। हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग तो करी है, लेकिन उस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। तो कैपेसिटी क्रिएशन कर दी है, किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचाया गवर्नमेंट ने। तो ये जो गैप रह गया था कैनाल और किसान के खेत तक, उसको बोला जाता है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि अब हम उस पानी को किसान के खेत तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि उसका पैसा कौन उठाएगा। तो अभी तक इस तरह का गवर्नमेंट को लगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उस टाइम पे इतनी एम्पावर्ड नहीं थी, 1970 का दशक है, ना तो उनके पास पैसा था, ना एक्सपर्टीज है उस कैनाल को अपने गांव तक कैसे लाया जाए। कैनाल तो बाहर बाहर बना के गवर्नमेंट छोड़ देती है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर फील्ड, जहां पे भी अगर आपने कभी एग्रीकल्चर देखा हो, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो पानी एंटर करता है वो एक कोने से एंटर करता है। अब वो पानी पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपको स्लोप बनानी पड़ेगी। तो ये वाले जो माइक्रो फील्ड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं वो कमांड एरिया के अंदर डाले गए, क्योंकि इसके बिना आप वाटर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे फ्लड के इरिगेशन के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट लगातार पोटेंशियल तो इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, लेकिन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इट इज अ गैप बिटवीन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ गैप बिटवीन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड पोटेंशियल यूटिलाइज। उसको गवर्नमेंट अब काम करने का प्रयास करिए। तो इरिगेशन को गवर्नमेंट इसलिए लोअर बेल्ट में काफी ज्यादा एक्सपेंड करिए। इसमें डेटा लिख लीजिए बस जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि टोटल लैंड एरिया के कंपैरेटिवली जो इरिगेटेड एरिया है डेट इज 0.335 मिलियन हेक्टेयर। 0.335 मिलियन हेक्टेयर थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोडक्ट। तो लास्ट डेटा गवर्नमेंट ये दे रही है इरिगेशन का। राइट, अब एक और कमांड एरिया का, हाँ ये कमांड एरिया का इसी के साथ अटैच करके लिख लो, क्योंकि इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन होगा। ये सेंट्रल लेवल का कमांड इरिगेशन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, जो कि 1974-75 में आया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होगा क्योंकि हमने तो कैनाल बना दिए, लेकिन 70s तक दशक तक हम लोगों ने देखा उसका इरिगेशन जो है वो पोटेंशियल जो है यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए ये प्रोग्राम अलग से बनाना गया। तो इट टू एनहेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द इरिगेशन पोटेंशियल, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, यूटिलाइजेशन ऑफ द इरिगेशन पोटेंशियल। अब इसी में हिमाचल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है डेट इज 57.91 करोड़। अब देखो जैसे ना आप लोग इस पॉलिटिक्स को समझिए कि अब आपने देखा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। वो सेक्टर कौन से हैं? एक तो वेलफेयर स्कीम, जो सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है, पेंशन्स हो गई हैं, मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के माध्यम से या डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डालती है। दूसरा है जो इस तरह के प्रोग्राम है जिसमें वो स्टेट के हाथ में पैसा दे देती है कि आप इन पर्टिकुलर डोमेन में पैसा खर्च करो। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं एक जैसी है, सिंक्रोनाइज नहीं है, तो इन सभी का पैसा रुकना शुरू होता है। इससे क्या होता है, अब स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारी परफॉर्मेंस इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर 5 साल तक इसमें पैसा कम आ रहा है, सब ऑप्टिमम आ रहा है, तो 5 साल तक स्टेट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस डाउन जाना शुरू हो जाती है। तो स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पाता, इरिगेशन एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर रूरल रोड के लिए कोई पैसा आ रहा है तो वो पैसा कम आना लग जाएगा स्टेट के अंदर।
अगर टैप कनेक्टिविटी के लिए पैसा आना है तो वो कम आना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल लेवल से स्टेट में जो पैसा आ रहा है वो सेंटर से आ रहा है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन देखा हमने, तो ऐसे मल्टीपल मिशन चलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करती है। उन सबका पैसा गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, अगर उनके पसंद की गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो सारे फंड स्क्वीज हो जाते हैं। तो ये हैं वो सारे फंड जिससे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है, राइट। ये होता है कि जो स्टेट पॉलिटिक्स और सेंटर पॉलिटिक्स के बीच में हमेशा जो टसल रहता है। इसी के लिए जो हम बोलते हैं कि फेडरलिज्म आना चाहिए। तो फेडरलिज्म क्या करता है, फेडरलिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल फेडरलिज्म। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को पुश कर रही मल्टीपल स्कीम के तहत। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करी तो सारा पैसे का भी कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कमाने का भी और उसको खर्च करने का भी। इसलिए स्टेट आज भी इंडिया के डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो सारा, अगर हम ये लाइन बोलते हैं कि स्टेट आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इस तरीके से आप इसको समझोगे कि रेवेन्यू जनरेशन, जैसे मैंने बोला कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो जीएसटी में भी 9%, अगर 18, जैसे हम लोग 18% जीएसटी दे रहे हैं आपकी फीस पे, तो 9% विल गो टू दी यूटी एंड 9% विल गो टू दी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही इनकम और कॉर्पोरेट विल 100% गो विद दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट के हाथ में नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कलेक्शन का कोई सोर्स ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम जीएसटी, वैट एंड सर्टेन एक्साइज ड्यूटी। और ऐसे ही जब पैसा नहीं तो खर्च करने के लिए भी उसका पास फ्री हैंड नहीं होगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट, हिमाचल पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे, विशाल सर ने बताया भी होगा कि बजट डेफिसिट इंक्रीज होना शुरू हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहे और खर्चे इतने सारे पाल लिए गवर्नमेंट ने कि लगातार आप कितनी सारी फ्री बीज गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका खर्चा तो बढ़ा लिया आपने, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखोगे पोस्ट कोविड रेवेन्यू अभी भी उस पीक पे नहीं आया। आप हर सेक्टर में देखोगे तो ग्रोथ नहीं आ रही है। जो 2019 में ग्रोथ थी उसके बाद से ग्रोथ 1.5-2% से ज्यादा ग्रो ही नहीं कर रहा कोई सेक्टर। तो उससे क्या होगा, हिमाचल गवर्नमेंट के रेवेन्यू नहीं एक्सपेंड हो रहे और खर्चे आपने ज्यादा बढ़ा लिए, तो वो यहाँ पे इंपैक्ट आना शुरू होगा फिर। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट पुअर परफॉर्म करते हैं और हर स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखती रहेगी, राइट। तो इससे तालमेल पता चलता है सेंट्रल स्टेट का, इसलिए होना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल फेडरलिज्म इंडिया के अंदर अभी भी नहीं आया। इसलिए सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहेगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल, सारी ताकत फाइनेंशियल ताकत है, राइट। अब देखिए इसके अंदर ब्रिज द गैप बिटवीन द पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज विद द फिजिकल टारगेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 3670 हेक्टेयर। इतने एरिया में इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएट करना था, सॉरी यूटिलाइज करना था। एंड बाय अक्टूबर इसी का आप तक देखेंगे तकरीबन 40% टारगेट रीच कर लिया, 1508 हेक्टेयर अक्टूबर तक रीच कर लिया, राइट। अब इसी के साथ क्योंकि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी के अंदर था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जल जीवन मिशन। ये वेबसाइट पे नहीं दिया हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा है। तो जल जीवन मिशन के अंदर कुछ एक इनिशिएटिव लिए थे, टैप कनेक्टिविटी देना था। हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी टैप कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट कहती काफी अच्छी थी, जैसे अच्छा पीछे एक डेटा था, एक टैप कनेक्टिविटी का डेटा दे रखा था, हाँ ये डेटा लिख लो। ऑलरेडी हिमाचल के अंदर 7.63 लाख हाउस होल्ड में टैप कनेक्टिविटी थी, लेकिन इस मिशन के बाद जो एड ऑन हुआ है 9.46 लाख रूरल हाउस होल्ड में टैप कनेक्टिविटी दे दी गई। टोटल रूरल हाउस होल्ड जो हिमाचल में डेट इज 17.09 हाउस होल्ड्स, इतने घर हैं, उसमें से इतने परसेंट लोगों के पास, इतने लोगों के पास ऑलरेडी टैप कनेक्टिविटी थी, इतनों को बाकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। तो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है बस। अब इसी में टैप कनेक्टिविटी के लिए ये सारी चीजें हैं, इसको एक बार बस रीड कर लेना। अब इसी में जैसे इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, हम लोगों ने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को लेके अलग अलग टाइप के पानी को इन्होंने दिया हुआ। ग्रे वाटर वो वाटर है, जैसे दो तरह के प्राइमरली, ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। ब्लैक वाटर इज प्राइमरली टॉलेस्ट वेस्ट, ग्रे वाटर इज किचन वेस्ट या बाथरूम वेस्ट। इसको अभी भी रीयूज रिसाइकिल किया जा सकता है, इसलिए इसकी रिसाइकलिंग के ऊपर काम किया जाएगा। जो इको विलेजेस है उनमें इन चीजों के ऊपर, ग्रे वाटर के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट
मिनिमाइज कर सके। ये ग्रे वाटर के तरीके बता रखे कि ये एक तरीका है जिससे स्टोरेज टैंक तक पहुंचते पहुंचते मल्टी लेवल पे उसको फिल्टर करके वहां तक पहुंचा जाएगा ताकि उसको बाद में रीयूज किया जा सके इरिगेशन पर्पज के लिए प्राइमरी। राइट, तो ये ग्रे वाटर की साइकिल बना के दी गई। राइट, इसी को ग्रे वाटर में 3 इसके काम है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। ये 3 लिख लो ग्रे वाटर के, रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। रिचार्ज में ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करेंगे, रीयूज में एग्रीकल्चर, फिशिंग, इन सारे पर्पसेस के लिए। ग्रे वाटर जैसे आजकल जैसे हमारी वॉशिंग एक अपने आप में बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव एक्टिविटी है, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो आजकल नई वॉशिंग मशीन्स आ गई जो बहुत ज्यादा वाटर को लेके एफिशिएंट है, तो इसलिए ये रिड्यूस वाला पार्ट है। इसी के साथ ये रूरल लेवल पे वाटर कनेक्टिविटी है। अब अर्बन लेवल पे वाटर कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने जो बोला हुआ है कि हमने अलग अलग जल बोर्ड बना रखे हैं, वो जल बोर्ड अर्बन लेवल पे वाटर कनेक्टिविटी को देख रहे हैं। इसी के लिए जो स्कीम है अर्बन लेवल के लिए लिख लो, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका एक कंपोनेंट, मल्टीपल कंपोनेंट है, इसका एक कंपोनेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, जो कि सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्टिविटी को देखता है। ये बड़ा इनिशिएटिव है अमरूत योजना, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बात करता है। तो अपग्रेड इंफ्रा कई सारे लेवल पे, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा, पार्क्स एंड स्पेसेस को कैसे ग्रीन स्पेसेस को यूज करते हैं वो इंफ्रा, ऐसे ही वाटर कनेक्टिविटी एंड सीवरेज, इस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हिमाचल में भी जो अर्बन एरियाज हैं उनके लिए अमरूत योजना है, रूरल एरियाज के लिए JJL, जल जीवन मिशन, JJM, वो यूज किया जाएगा। राइट, ये इसी के बारे में सारी डिटेलिंग है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लें। डन। तो 2 टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। राइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्री को पिक करेंगे। इंडस्ट्री बड़ा टॉपिक है, GS3 में और GS1 में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री से इकोनॉमिक सर्वे के प्रीलिम्स वाले पार्ट में उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन वाले एरिया से अभी तक जो ट्रेंड है, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, अभी तक जो ट्रेंड है, अभी तक जो एरिया बने, इनमें से आज तक एक ही क्वेश्चन 2021 के इकोनॉमिक सर्वे से आया है। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते थे। प्रीलिम्स में इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं था। यूपीएससी के अंदर सेंट्रल लेवल का इकोनॉमिक सर्वे काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां तो हम डिटेल में और ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हिमाचल में इकोनॉमिक सर्वे से जनरली जो ट्रेंड देखा गया वो डेटा ओरिएंटेड देखा गया। केंद्र सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत हैवी, नई टर्मिनोलॉजी यूज की होती है, तो उसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या ट्रेंड, जैसे ट्रेंड किसी चीज का क्या चल रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। राइट, ऑलराइट, ऑनलाइन लाइव ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस बाय 3rd वीक ऑफ अप्रैल, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा सा एक और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूं। बाय 3rd वीक ऑफ अप्रैल भारती, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट इट। ऑलराइट, और कोई किसी का डाउट? आप लोग भी एक सेकंड बस है दीपक, आप लोग भी जैसे अपने ना ऑप्शनल्स को लेके, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ईयर तैयारी को करते हैं ऑनलाइन, ये आप लोगों के लिए भी ट्रू है, तो क्या होता है कि जीएस ही हो पाता है, क्योंकि 10 महीने तो आपका जीएस इंटेंसिव रहता है काफी, और उस 10 महीने में मुझे लग रहा है कि और कुछ हो भी नहीं पाता अगर ऑप्शनल जो कि आपने पहले ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो वही ना हो, तब तक ऑप्शनल में काम नहीं होता। तो अगर नया ऑप्शनल लिया जाता है तो जब आपका जीएस कंप्लीट होता है तभी आपके पास रियलिस्टिकली टाइम निकलता है ऑप्शनल को देखने का। तो अभी आप लोग अब लास्ट फेज में हो जब आपका जीएस कंप्लीशन की तरफ है, अब आप लोग अपने ऑप्शनल की तरफ देख सकते हो कि अपना कोई ऑप्शनल डिसाइड कर लो और जो डिसाइड कर लिया उसके ऊपर काम कर लो। हाँ जी दीपक, इनको किसको? हाँ हाँ, नहीं ये उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ, जब मैंने पिछली क्लास भी ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि GS3 के अंदर जो मैंने पढ़ा है ना कंटेंट, ये GS3 के लिए ही है। हाँ हाँ, ये क्योंकि एग्रीकल्चर है ना, एनवायरमेंट, सबको GS3 के अंदर ही दिया हुआ है। इसकी आप केवल हिमाचल की बात कर रहे हो या एग्रीकल्चर एज अ डोमेन जो कि सब यूनिट 2 में दे रखा है, यूनिट है ना, यूनिट हाँ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जो उनका सिलेबस है ना,
एज इट इज ही वही पूछते हैं, ये एज इट इज, कुछ नया इनोवेट नहीं करते, है ना। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो 4 साल के, तो उसमें आपको देखोगे रिपीटेशन का ट्रेंड है। जब मैं एग्रीकल्चर कराता भी हूँ तो उसमें मैं दिखाता हूँ ये रे नेचर ऑफ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के। 4 क्रॉप्स क्या है मेंस के अंदर? नहीं, मेंस में तो आती नहीं, इनके ऊपर कहाँ क्वेश्चन आता है मेंस में? इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, क्रॉपिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। एग्रीकल्चर का एक सिलेबस दे रखा है, जैसे उसमें लिखा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, है ना। तो अगर कोई जैसे प्रिसीजन फार्मिंग के ऊपर पहले क्वेश्चन आया था, मैंने लास्ट क्लास में ड्रोन यूसेज काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है इस साल ड्रोन यूसेज आ जाए। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे। फिर इरिगेशन एक टॉपिक है, इस साल 2023 का जो मेंस हुआ था उसमें इरिगेशन के ऊपर पूछा गया। तो इरिगेशन जैसे आप अपने नोट्स में पढ़ोगे तो ड्रिप इरिगेशन, ये सारे इरिगेशन के नए तरीके हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके ऊपर सीड सर्टिफिकेशन एक टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आप अपने बुक्स को देखोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक जैसा सिलेबस है उसी के मुताबिक ये सारे टॉपिक डिटेल में दिए हुए, तो उन्हीं के आसपास से क्वेश्चन आ रहे। प्रीलिम्स का एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिफरेंट, मेंस का एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिफरेंट, है ना। मेंस में मैंने एग्रीकल्चर में कई सारे वो डोमेन भी पढ़ाए आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स के अंदर दिए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स एक डोमेन है ना। हम लोग एग्रीकल्चर को क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना था, उसको सपोर्ट करने के लिए ग्रीन लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थे, तो इसलिए वो मैंने पढ़ाए थे। ये सब इकोनॉमिक्स में भी है अदरवाइज, राइट। और कुछ तो ऑप्शनल को लेके आप लोग अब जो है शुरू कर सकते हो अपने अपने ऑप्शनल, नॉट नेसेसरी कहीं से पढ़ने। अगर खुद कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हो जाता है ऑप्शनल तैयार। ऑलराइट, ऑनलाइन। अच्छा, ऑप्शनल का ना ट्रेंड थोड़ा सा अभी